हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गौरव सुथार यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 11th एनसीईआरटी की चैप्टर नंबर 1 मिसलिनियस एक्सरसाइज डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास में, डिसाइड अमंग द फॉलोइंग सेट्स, कि इन फॉलोइंग सेट से आप ये डिसाइड कीजिए कि विच सेट्स आर सबसेट ऑफ वन एंड अनदर, कि एक दूसरे के कौन से किसके क्या सबसेट हैं बता दीजिए। तो देखो हमारे पास जो सेट्स गिवन है, ए सेट है, बी सेट है, सी और डी। ये बी सी और डी है, ये तो क्या है टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म में गिवन है। बट जो सेट ए है ना, ये हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन है। तो इसको क्या करते हैं, पहले कन्वर्ट कर लेते हैं अपन टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म में, उसी के अकॉर्डिंग हम डिसाइड करेंगे कि क्या है। तो अगर मैं यहाँ पे सेट ए की बात करूँ तो सेट ए क्या कह रहा है भाई, सेट ए कह रहा है कि एक्स है सच दैट एक्स जो है वो बिलोंग कर रहा है रियल नंबर से, एंड एक्स है वो सेटिस्फाई करेगा किसको भाई, वो सेटिस्फाई करेगा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इक्वल्स टू 0 को। कहने का मतलब ये है कि इसके जो जीरोज होंगे, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स बोल सकते हैं क्योंकि इक्वल में जीरो तो इक्वेशन बन गई, इसके जो रूट्स होंगे वो ही रियल नंबर भी होने चाहिए। तो मुझे इसके रूट्स पता करने, तो मैंने कहा ये मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इक्वल्स टू 0। तो मैंने 12 के फैक्टर किए जिनका सम करने पे 8 आना चाहिए, प्रोडक्ट प्लस का आ रहा है और बीच में माइनस नंबर आ रहा है। इसका मतलब दोनों जो मेरे फैक्टर बनाऊंगा भाई, 12 के मैंने फैक्टर कर लिए, मान लो 6 2 ज़ा 12। अब दोनों अगर मैं माइनस के ले लेता हूं तो माइनस का 6 और माइनस का 2, 6 2 ज़ा 12 होता है ना, -6 और -2 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस 12 तो प्रोडक्ट आ गया और माइनस के 8x भी आ गए। लेने को तो आप 4 3 ज़ा 12 भी ले सकते थे, बट बीच का नंबर भी तो आना चाहिए प्लस माइनस करने पे, वो तो नहीं आ रहा। तो इसका मतलब ये होता है कि जब भी तुम्हारे पास प्रोडक्ट, किसका प्रोडक्ट, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड कांस्टेंट का प्रोडक्ट अगर पॉजिटिव आ रहा हो और बीच में तुम्हें माइनस लाना होता है, तो याद रख लेना, या फिर तुमने 10th क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ा भी होगा इसको, कि जो दो फैक्टर हम करते हैं वो दोनों नेगेटिव लेने होते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2x प्लस 12 इक्वल्स टू 0। अब -6x और -2x को आप इंटरचेंज भी कर सकते हैं, इनकी पोजीशन कोई दिक्कत नहीं है। x कॉमन लेंगे पहली टू टर्म में से तो x माइनस 6 बचेगा, नेक्स्ट टू टर्म में से हम -2 कॉमन लेंगे तो x माइनस 6 बचेगा, दैट इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x माइनस 6 एक फैक्टर बन गया और x माइनस 2 एक फैक्टर बन गया। जीरोज या रूट्स फाइंड आउट करने के लिए फैक्टर को 0 के इक्वल रखेंगे, या तो ये 0 है या फिर x माइनस 2 0 है। तो यहाँ से x की वैल्यू 6 आ गई है और यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई बच्चा, 2 आ गई। तो आपका जो सेट ए है उसको आप टेबुलर फॉर्म में बोल सकते हैं, भाई साहब तुम्हारे अंदर 2,6 है। क्या ये बात समझ में आई? इतनी बड़ी बात का ये मतलब निकल के आया। अब देखो ए सेट में 2,6 है, बी सेट में क्या 2,6 है, यस ऑब्वियसली। तो पहली बात तो हम ये लिख सकते हैं कि ए जो है वो सबसेट है बी का। ये 2,6 क्या सी में भी है क्या? हाँ है। तो ए जो है वो सबसेट है सी का। ओके, क्या 2,6 डी में है? नहीं है सर। क्या बात समझ में आ रही है? डी में नहीं है ना, क्योंकि डी छोटा है इसका, हाँ है ना? हाँ सर, यहाँ तक तो बात समझ में आ रही है। फिर मैंने कहा बी को चेक करो, बी सी का सबसेट है क्या? ऑब्वियसली। तो आप बोलेंगे बी इज सबसेट ऑफ सी। सी में और सबसेट वाले साइन में थोड़ा डिफरेंस रखना। नाउ मैंने कहा क्या बी के एलिमेंट डी में? नहीं है सर। तो ठीक है, मैंने सी के एलिमेंट डी में मिलेंगे? नहीं, क्योंकि सी तो खुद इनफाइनाइट सेट है, डी बेचारा एक एलिमेंट लेके बैठा है, तो नहीं होगा। बट डी को देखो तो सी का सबसेट है, हाँ सर, डी जो है वो सी का सबसेट है। ठीक है भाई साहब, डी क्या बी का सबसेट है? यस, डी इज सबसेट ऑफ बी। हाँ, क्या डी ए का सबसेट है? हाँ सर, डी जो है वो ए का भी सबसेट है। तो इतनी सारी बातें निकल के आ रही हैं। हाँ सर, इतनी सारी बातें निकल के आ रही है। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि ये जो डी है ये सबसे छोटा है, ये ए का सबसेट है, हाँ है ना? हाँ सर। अब डी से कम एलिमेंट्स ए में थे तो ए का हो गया। अब ए जो है वो बी का सबसेट है, हाँ बी का सबसेट है, और बी जो है वो सी का सबसेट है। इस तरीके से भी आप इनके अंदर रिलेशन ढूंढ सकते हैं। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आ रहे हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। ओके, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 2। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, कि आपको जो फॉलोइंग कंडीशंस गिवन हैं उनमें बताइए कि क्या स्टेटमेंट ट्रू है या फिर फॉल्स है। इफ इट इज ट्रू, अगर वो ट्रू है तो प्रूव कीजिए। इफ इट इज फॉल्स गिवन एन एग्जाम्पल, अगर वो गलत है तो एक एग्जाम्पल दीजिए, हमें बताइए। तो हमने कहा देखो भाई सीधी सी बात है, पहले वाले पार्ट को पढ़ लेते हैं। तो इफ x बिलोंग्स टू a एंड a बिलोंग्स टू b,
देखो जब भी आपके पास ये बिलोंग्स टू का सिंबल आता है तो इससे पहले जो लिखा हुआ होता है वो एक एलिमेंट होता है, वो किसकी तरह बिहेव करता है, एलिमेंट की तरह। और इस बिलोंग्स टू के आगे जो लिखा होता है वो एक सेट की तरह बिहेव करता है। तो यहाँ पे देखो तो ये एक एक्स एक एलिमेंट है जो ए सेट में प्रेजेंट है, और यहाँ पे ए सेट जो कंप्लीट ए सेट है वो एक एलिमेंट है किसके अंदर, सेट बी के अंदर। मान लो मैंने तुम्हें कहा कि एक्स एक नंबर ले लेता हूँ मैं कि 1 है, ज़्यादा भी ले सकते हो कम भी ले सकते हो, तुम्हारी मर्जी है, ठीक है ना। तो मान लो एक्स को मैंने ले लिया 1, तो ए सेट क्या होगा, ए सेट ऐसा होगा जिसमें एक्स तो होगा ही होगा। तुम चाहो तो इसके अलावा भी कुछ ले सकते हो। मान लो तुमने 2 भी ले लिया कि 1,2 ए सेट में है और ये एक्स जो है वो ए में बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा, यस। अब हमें क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए बिलोंग कर रहा है बी में, तो बी सेट कैसा होगा, देखो बी सेट के अंदर 1,2 तो होंगे ही, बट ये कर्ली ब्रेसिस में होंगे। ये वाली बात थोड़ी सी ध्यान रखना, क्योंकि ये एक एलिमेंट है 1,2 जो पूरा सेट ए है वो बी सेट का एक एलिमेंट है। अब और कुछ भी हो सकता है इसमें, 3 मान लो 4 मान लो, तुम्हारी मर्जी, आगे तुम मानना चाहो तो हमें कह रहा है कि क्या जो x है वो b में है। हमने कहा देखो भाई x है 1, क्या 1 b में है, तुम कहोगे यहाँ पे दिख तो रहा है सर। मैंने कहा दिखना अलग चीज़ है बच्चा, ये होना ये एक कंप्लीट एक चीज़ है, अलग नहीं है। 1,2 अलग नहीं है, ये पूरा एक ही चीज़ आपको कंसीडर करनी पड़ेगी यहाँ पे, क्योंकि ये अब एलिमेंट बन चुका है। तो आप कहेंगे x है ना वो बिलोंग नहीं कर रहा है किसके अंदर, b के अंदर। क्या ये बात समझ में आई, क्या कर्ली ब्रेसिस के अंदर है, इसलिए बच्चा ये कंप्लीट एलिमेंट है, आप इसको स्प्लिट नहीं कर सकते हैं। इस चीज़ को नोटिस करना, ध्यान में रखना। तो हम कहेंगे ये बात फॉल्स है सर। देखो तुम्हें जब भी ट्रू फॉल्स अगर वो वेरीफाई करवाता है तो ध्यान से सुनना कि उस स्टेटमेंट को ट्रू मान के चलो, तुम्हें बस उसको गलत ठहराने की कोशिश करनी है जितना हो सके उतना। ट्रू है तो ट्रू रहेगी वो, बट तुमने गलत अगर एक भी कंडीशन गलत बता दी, मतलब कि इस बात के खिलाफ एक भी बात बताओगे तो वो फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि ये सभी के लिए ट्रू मानी जाएगी। ओके, सेकेंड पार्ट को देखते हैं। कह रहा है ए जो है वो सबसेट है बी का। देखो ये सबसेट का सिंबल है, सबसेट से पहले भी सेट लिखा होता है और उसके बाद में भी सेट लिखा हुआ होता है। इस बात का मतलब ये है कि बी सेट के जो एलिमेंट्स है उनमें से ही कुछ एलिमेंट्स ए में है, ठीक है भाई। बी सेट में जो एलिमेंट्स है उनमें से कुछ एलिमेंट ए में है, सारे भी हो सकते हैं, सारे होते तो इक्वल का साइन भी आता, बट यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं है, इसका मतलब कुछ एलिमेंट्स हैं। बी जो वो बिलोंग कर रहा है सी से। अब बिलोंग कर रहा है मतलब बी के जो एलिमेंट्स, बी जो सेट है ना वो पूरा का पूरा एक एलिमेंट है किसमें, सेट सी में। बातों को नोटिस करना भाई, यहाँ पे बिलोंग्स टू में और सबसेट में कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। तो वो कह रहा है कि क्या ए बिलोंग करेगा सी से। मैंने कहा देखो एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लो मैंने सेट ए माना जो है 1 2 3, और सेट बी क्या होगा, बी हो जाएगा 1 2 3, तो उसमें होगा ही होगा। एक एलिमेंट और ले लेते हैं 4, क्यों, क्योंकि सिंस ए जो है वो सबसेट है बी का। एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहा हूँ ध्यान से, ठीक है सर। बी क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है सी में, तो यहाँ पे सी कैसा होगा, सी में देखो सर कर्ली ब्रेसिस में लिख दो 1 2 3 4, ये तो बी हो गया, बी किस में आ गया, सी में आ गया। कोमा लगा के कुछ और लिख दो, मान लो मैंने 5 लिख दिया, ठीक है। तो ये जो कंप्लीट है एक एलिमेंट है, इसको तुम स्प्लिट नहीं कर सकते। ये बात मैंने तुम्हें फर्स्ट पार्ट में भी बताई है और मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ। क्यों लिख रहा हूँ मैं ऐसा, क्योंकि क्वेश्चन ने मुझे कहा है कि बी क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है सी में, ठीक है। बिलोंग का सिंबल अच्छे से लगा लेना भाई, गलती नहीं होनी चाहिए। तो बी क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है सी में। तो आप मुझे बताओ क्या ए है वो सी में है, ए एक एलिमेंट की तरह बिहेव कर रहा है क्या सी में। सर ये कंप्लीट तो एक एलिमेंट है, बट अगर मैं 1 2 3 को देखूँ तो वो यहाँ पे एलिमेंट नहीं है। 1 2 3 4 एक एलिमेंट है, तो नो सर ये वाली बात भी नहीं है। तो हम बोलेंगे ए नॉट बिलोंग्स टू सी, और ये वाली बात भी क्या हो गई, फॉल्स हो गई। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि अगर एक सेट दूसरे का सबसेट है और जिसका वो सबसेट है वो बिलोंग कर रहा है तीसरे सेट से, तो तीसरे सेट में पहले वाले सेट का एलिमेंट होना कंपलसरी नहीं है, नहीं होता है, ठीक है भाई। ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया। इक्वल होता तब तो सोचते भी भाई, अगर यहाँ पे ऐसा लिखा होता ना ए इज इक्वल एंड सबसेट ऑफ बी, तब ये हो जाता, क्योंकि ये 1 2 3 4 दोनों में सेम रहते, है ना, तब मान सकते थे हम। ओके सर, क्लियर हुआ भाई सबको। नेक्स्ट देखो थर्ड पार्ट, अगर ए सबसेट है बी का, बी सबसेट है सी का, तो क्या ए सबसेट होगा सी का। यस सर, कैसे, देखो भाई मान लो ए को तुमने अज्यूम कर लिया 1 2, ज़्यादा भी ले सकते हैं बट छोटे से जो काम चल रहा है तो ज़्यादा क्यों ले अपन। बी क्या है, बी ए क्या है, बी का सबसेट है, मतलब बी में ए के एलिमेंट तो प्रेजेंट रहेंगे ही रहेंगे, तो 1 2 तो रहेंगे ही रहेंगे, एक्स्ट्रा तुम तुम्हारी मर्जी से 3 भी ले लो। क्यों लिखा मैंने ऐसा, क्योंकि ए जो है वो सबसेट है बी का। ओके ना, बी सबसेट है सी का, मतलब सी में क्या होगा सर, सबसेट है मतलब बी के एलिमेंट सी में होने चाहिए, तो 1 2 3
कोमा 4, एक एलिमेंट और ऐड कर दो। तो यहाँ से पता चल रहा है कि बी जो है वो सी का सबसेट है। पता चल रहा है क्या? हाँ, मैं ये ऐसा लिख रहा हूँ कि बी इज सबसेट ऑफ सी। अब मुझे बताओ क्या ए सबसेट है सी का? मतलब ए के जो एलिमेंट्स है वो सी में प्रेजेंट है, ऑब्वियसली प्रेजेंट है, कर्ली ब्रेसिस में नहीं है, सीधे से सीधे लिखे हुए 1 2 1 2 हैं एलिमेंट्स हैं यहाँ पे। यस सर, तो हम लिखेंगे यस ए इज सबसेट ऑफ सी, और ये बात क्या होगी? ट्रू होगी हमेशा। तुम इसको फॉल्स नहीं कर सकते अभी। तो क्लियर हो रहा है क्या क्यों ट्रू है? समझ में आया? इजी सा कॉन्सेप्ट है। तो नेक्स्ट देखो फोर्थ पार्ट, ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी। ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी मतलब ए में अगर तुमने मान लिया कि 1 2 है तो बी में 1 2 नहीं होगा, 1 हो सकता है, मे भी पॉसिबिलिटी है कि 1 3 4 होगा, और ये ऐसा भी हो सकता है 2 3 4। मतलब सर सारे एलिमेंट है ना ए के बी में प्रेजेंट नहीं होंगे, एक हो सकता है। तो इस बात से पता चलता है कि ए जो है वो सबसेट नहीं है बी का। क्या बात समझ में आई क्या? अरे भाई बात समझ में आ रही है ना? कमेंट करके बताना मुझे। देखो 1 3 4 हो सकता है, 2 3 4 हो सकता है, या फिर तुम मान लो तो ऐसा भी हो सकता है 3 4 5, कोई भी एक एलिमेंट प्रेजेंट नहीं हो। तो 3 केस बन गए यहाँ पे। मैं तीनों को रिप्रेजेंट करता हूँ अलग अलग, क्योंकि तीनों से समझाना जरूरी है, तुम्हें कन्फ्यूजन हो सकता है। तो नाउ एक मैं ऐसा मान लेता हूँ जिसमें कोई एलिमेंट प्रेजेंट ही नहीं है, 3 4 5। अब देखो ए से कोई लेने देना नहीं है बी को, यहाँ पे थोड़ा लेना देना है, इसमें भी थोड़ा लेना देना है, बट लास्ट वाले में तो कोई लेना देना नहीं है। तो 3 केस हो सकता है। बी इज नॉट सबसेट ऑफ सी। अब बी सबसेट नहीं है सी का। यहाँ पे मैं बात बता देता हूँ कि ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी के अकॉर्डिंग मैंने लिखा है, ये मैंने लेट किया है, ठीक है। अब मुझे कह रहा है कि बी इज नॉट सबसेट ऑफ सी, मतलब सी में क्या नहीं होगा? बी नहीं होगा। अब बी के चाहे एक एलिमेंट हो, 2 हो, सारे एलिमेंट नहीं हो सकते। तो इसके अकॉर्डिंग अगर मैं सी को एज्यूम करूँ तो क्या हो सकता है? सर होने को तो वो 3 4 5 6 हो सकता है, हाँ है ना भाई? इसके अकॉर्डिंग एज्यूम करोगे तो क्या लोगे? सर इसके अकॉर्डिंग मान लो 2 ले लिया मैंने, फिर 4 ले लिया, फिर 5 ले लिया, और फिर 6 ले लिया, ऐसा भी हो सकता है। इसके अकॉर्डिंग कोई कॉमन नहीं होना चाहिए, तो मतलब 4 5 तक है तो 6 ले लो, 7 ले लो, 8 ले लो, 9 ले लो। सर क्या मैं 1 2 ले सकता हूँ? 1 2 ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, 1 2 ले सकते हो। तो ए इज नॉट सबसेट ऑफ सी। तो ये बताओ मुझे कि क्या ए सी का सबसेट नहीं होगा? देखो सर सीधी सी बात ये है कि यहाँ पे देखने को मिल रहा है तो ए और सी में कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि एक एलिमेंट कॉमन है ना? इसके अकॉर्डिंग भी नहीं होगा, और इसके अकॉर्डिंग तो बिल्कुल नहीं होगा। बट ऐसा भी तो हो सकता था केस, क्या केस हो सकता था कि सी ऐसा हो, कैसा? 1 2 3 4, 1 2 3 4 तो नहीं ले सकता मैं, 5 लेना पड़ेगा मेरे को। मान लो यहाँ पे 5 ले लिया मैंने, ये लो। अब देखो तुम, देखो बी जो है वो सी का सबसेट है क्या? नहीं है सर, क्योंकि बी के सारे एलिमेंट सी में तो नहीं है, और सी में ए के एलिमेंट प्रेजेंट है, यस ऑब्वियसली प्रेजेंट है। तो यहाँ से पता चल रहा है कि ए इज सबसेट ऑफ सी। अरे सर हमने तो इसको गलत ठहरा दिया। हाँ, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट फॉल्स है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। बात समझ में आ रही है क्या? नहीं हो सकता का ऊपर वाला एग्जाम्पल है। यहाँ तक देखो ये केस बनाया मैंने, इस केस से पहले वाली बात में तो ये साफ साफ नजर आ रहा है कि ए इज नॉट सबसेट ऑफ सी। बट एक ऐसा केस भी तो पॉसिबल है जिसमें ए के एलिमेंट हो सकते हैं सी में, बी के नहीं हो। क्लियर हो पा रहा है? देखो बहुत आराम से मैंने तुम्हें अलग अलग एग्जाम्पल लेके समझाने की कोशिश की है। सबसेट होने का मतलब है सारे एलिमेंट होना, सबसेट नहीं होने का मतलब है सीधा सा कि सारे एलिमेंट नहीं होना, 1 2 होंगे तो चलेगा। ठीक है भाई? यहाँ पे देखो 3 केस बनाए, तीनों केसेस में समझ में आ रहा होगा। उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ तक अगर तुमने प्रीवियस वाली एक्सरसाइजें पढ़ी है तो तुम्हें बहुत अच्छे से बातें और भी अच्छे क्लियर हो रही होंगी। ओके, नेक्स्ट देखो पार्ट नंबर 5। इफ एक्स बिलोंग्स टू ए, एक्स एक एलिमेंट है जो ए से बिलोंग कर रहा है, और ए जो है वो सबसेट नहीं है बी का, तो क्या एक्स बिलोंग करेगा बी से? हमने कहा देखो भाई, मान लो एक्स हमने लेट किया, एक्स है 1, लेट कर लिया हमने, तो ए कैसा होगा? ए में सर 1 तो होगा ही होगा, तो 1 के अलावा 2 भी ले लो। अब हमें कह रहा है कि ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी। देखो ए क्या है? सबसेट नहीं है बी का, तो इस बात से आप क्या लिखोगे? बी में ए के एलिमेंट नहीं होंगे। हमने कहा देखो भाई 1 3 5 हो सकता है, ऑब्वियसली हो सकता है। यहाँ से पता चल रहा है कि ये सबसेट नहीं है बी का। या फिर तुम ऐसा भी ले सकते हो भाई बी को, कैसा? सर बी को मैं ऐसा ले सकता हूँ 3 5 6, हाँ ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ए का एक्स है ना, एक्स देखो ध्यान से देखो, एक्स हमने 1 लिया, 1 ए में प्रेजेंट है, हाँ प्रेजेंट है सर। ये कह रहा है कि ए सबसेट नहीं है बी का, इसका मतलब ए के सारे एलिमेंट बी में नहीं होने चाहिए। तुम चाहो तो यहाँ पे ये भी ले सकते हो कि ये सर 2 3 5 हो जाए, हो सकता है सर, पॉसिबिलिटी है। सारे एलिमेंट नहीं होने चाहिए बी में, तो कह रहा है कि एक्स बिलोंग करेगा बी से। हमने कहा यहाँ पे देखने पे लग रहा है कि एक्स बिलोंग कर रहा है बी से।
यहाँ पे देखने से लग रहा है कि x बिलोंग नहीं कर रहा b से, और यहाँ से देखने पे भी लग रहा है x नहीं कर रहा बिलोंग किससे, b से। बात समझ में आ रही है क्या? हाँ सर, ये किस केसेस में ट्रू हो रहा है, किसी में फॉल्स हो रहा है, मतलब ये पूरी स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। सभी के लिए ट्रू नहीं है ना भाई, ये स्टेटमेंट जो लिखी है वो सभी बातों के लिए ट्रू हो तभी तो हम इसको ट्रू बोलेंगे। अब हमने तो इसको फॉल्स रिप्रेजेंट कर दिया, ये देखो 2 केस बना दिए मैंने तुम्हें फॉल्स के। समझ में आ रहा है, क्लियर हो पा रहा है? ज़्यादा केसेस लेने कंसिडर क्यों किए मैंने? देखो डायरेक्ट बताने को तो मैं एक एग्जाम्पल से आंसर बता के निकल सकता था, बट नहीं, हमें समझना है, टाइम देना पड़ेगा। नेक्स्ट पार्ट देखो, 6 पार्ट कह रहा है ए सबसेट है बी का। मैंने कहा ठीक है भाई, तो मान लो लेट कर लेता हूँ, ए क्या ले लिया मैंने, ए ले लिया 1 2 3, बड़ा ले लेते हैं अब यार। तो क्वेश्चन मुझे कह रहा है कि ए सबसेट है बी का, तो इस बात से मैं लिख सकता हूँ कि बी में क्या होगा, बी में ए के एलिमेंट तो होंगे ही होंगे, सारे होंगे। अब क्यों यार, एक एक्स्ट्रा ले लो, मान लो 4 ले लिया, तो कह रहा है कि x अगर b से बिलोंग नहीं कर रहा, x कोई भी एक एलिमेंट है जो b से बिलोंग नहीं कर रहा। मैंने कहा मान लो 6 है, लेट x विल बी 6, और मैंने देखा कि 6 जो है वो बिलोंग नहीं कर रहा किससे, b से, तो क्या 6 a में बिलोंग करेगा? सर 6 b में नहीं है तो a में कहाँ से आएगा? अरे बात समझ, b में कब b में होता, इसका मतलब वो a में होने के चांस तो बनते उसके, क्योंकि a b का सबसेट है, तो b में ही नहीं है तो a में तो कहाँ होगा? बात समझ में आ रही है? तो आप लिखेंगे x नॉट बिलोंग्स टू a। क्यों? क्योंकि x बिलोंग नहीं कर रहा है, x नॉट बिलोंग्स टू b, x b में बिलोंग नहीं कर रहा है, इसका मतलब वो a में भी नहीं होगा। नॉर्मल सी बात है, कई बार ये लॉजिकली तुम्हें ऐसा लगता है कि देखने से तो पता चल रहा है सर कि सही बात है, बट लिखें कैसे, तो उसके लिए तुम्हें ऐसा लिखना पड़ेगा। क्लियर है? तो ये बात ट्रू है सभी के लिए, कभी गलत नहीं हो सकती ये बात। ओके, क्लियर हुआ सबको? तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 3, लेट ए बी एंड सी बी द सेट्स। आपके पास 3 सेट है, ए सेट है, बी सेट है और सी सेट है, सच दैट ए यूनियन बी बराबर है ए यूनियन सी के, एंड ए इंटरसेक्शन बी बराबर है ए इंटरसेक्शन सी के। अब हमें क्या करना है, शो करना है कि बी सेट किसके बराबर है, सी सेट के। मैं तुम्हें कह रहा हूं कि बच्चा आप ए बी और सी सेट को लेट कर लो, ठीक है, फिर ए यूनियन बी बराबर दिखा दो ए यूनियन सी के, ए इंटरसेक्शन बी बराबर दिखा दो ए इंटरसेक्शन सी के, और फिर बी बराबर आ जाए सी के। एक तो ये नॉर्मल तरीका होगा कि हम एग्जाम्पल से कर ले। दूसरा होता है कि हम रूल या आइडेंटिटीज होती हैं उनकी हेल्प ले और फिर हम इसको प्रूव करें। अब मैं तुम्हें आइडेंटिटी से करवाऊंगा, क्योंकि एग्जाम्पल से करना तो ठीक है, हो जाता है, कोई ज़्यादा बड़ी काम नहीं है, इतना ईजी भी नहीं है, बट ठीक है, हो जाता है। रूल से इसलिए क्योंकि आगे आने वाले क्वेश्चनों में तुम्हें कहेगा कि यूज द रूल्स एंड आइडेंटिटीज एंड प्रूव इट, तो इसके लिए तुम्हें पहले से थोड़ी आदत डालनी पड़ेगी, और मैं यहाँ पे कोशिश करता हूँ कि कैसे उन आदत को डालना है। देखो, जब भी आपको 2 सेट बराबर दिखाने हैं तो पहला छोटा सा रूल है कि उन दोनों सेट का आपस में सबसेट दिखाओ, कि वो दोनों आपस में एक दूसरे के सबसेट है। मतलब ये भी दिखाओ कि B जो है वो सबसेट है C का, और ये भी दिखाओ कि C जो है वो सबसेट है B का। क्या ये बात क्लियर हो रही है? ठीक है। दूसरा रूल क्या है कि अगर आपने कहीं पे लेट किया कि X बिलोंग कर रहा है B से, और कुछ रूल्स लगाए और उससे आपने ये प्रूव कर दिया कि X जो है वो बिलोंग कर रहा है C में, तो इस बात से आप ये बोल सकते हो कि B जो है वो सबसेट है C का। सिमिलरली आपने कहा कि Y जो है वो एलिमेंट है किसका, C का, और आपने ये भी प्रूव कर दिया कि Y जो है वो एलिमेंट है B का, तो आप बोल सकते हैं कि C जो है वो सबसेट है B का। ध्यान से सुनना कि X एलिमेंट हो B का, और कहीं पे आपने लास्ट में ले जाके ये प्रूव कर दिया कि X है वो C का भी एलिमेंट है, तो आप बोल सकते हैं कि B जो है स्टार्टिंग वाला जो सेट है वो लास्ट वाले सेट का सबसेट है। ये बात थोड़ी सी ध्यान में रखना, यहाँ पे गलती हो जाती है तुम लोगों से, और बाकी जो अंदर छोटे छोटे रूल आएंगे वो भी मैं तुम्हें समझाता चलूँगा, ध्यान देना है। मे भी तुम्हें डिफिकल्ट या मुश्किल लग सकता है क्वेश्चन, क्योंकि चीज़ें नई हैं, नई चीज़ों के लिए टाइम दोगे तो ईजी भी लगेगा। तो मैंने सबसे पहले कहा कि देखो मुझे बी और सी सेट के लिए बातें करनी है, तो मैं लेट कर लेता हूँ कि कोई एक एलिमेंट है जो मेरा इच्छा से कोई भी एलिमेंट हो सकता है, आर्बिट्री एलिमेंट जिसको हम बोलते हैं, कि वो बिलोंग कर रहा है बी से। अब आप मुझे कहोगे सर आप बी में ही क्यों बिलोंग करवा रहे हो इसको? मैंने कहा क्योंकि मुझे बी और सी सेट से मतलब है। किससे मतलब है? बी सेट और सी सेट से मतलब है। तो यहाँ पे मैं बी सेट को पहले यूज में ले रहा हूँ, फिर मैं सी के लिए भी तुम्हें समझाऊंगा। अब मैंने कहा यहाँ पे मेरे पास एक तो बी सेट से रिलेटेड ये इन्फॉर्मेशन है और एक बी सेट से रिलेटेड ये इन्फॉर्मेशन है, तो मैं इस इन्फॉर्मेशन का यूज में लेता हूँ कि अगर कोई एलिमेंट किसी एक सेट में है तो उस सेट का किसी भी सेट के साथ यूनियन करवाओ, उसमें वो प्रेजेंट रहेगा। तो हम लिख सकते हैं देन एक्स जो है वो बिलोंग करेगा ए यूनियन बी में भी। अब कई बच्चे यहाँ पे पूछ सकते हैं कैसे सर, क्यों और वाई, रीजन पूछेंगे मेरे से। मैंने कहा देख बच्चा, अगर ए सेट है तेरा 1 2 3 और बी सेट मान लिया मैंने तेरा
कॉमन नहीं है, मान लो 4 5 है। मैंने कहा कि x मेरा 4 है और x जो है वो बिलोंग कर रहा है b में, ऑब्वियसली कर रहा है। जब आपने a यूनियन b कराया तो a यूनियन b में 1 2 3 4 5 आएंगे, ऑब्वियसली आएंगे कि नहीं आएंगे? आएंगे सर। तो आपको नहीं लग रहा है कि x जो है वो a यूनियन b में भी है? तो जब भी किसी एक सेट में कोई एलिमेंट होगा उस सेट का किसी के साथ भी यूनियन करवा लो, उसमें भी वो प्रेजेंट रहेगा। अब तुम्हें नहीं पता था वो अलग बात है, बट अब तुम्हें पता चल गई है विद एग्जाम्पल, तो आप इस चीज़ को नोट करके रखें, ध्यान में रखें, ठीक है ना। तो आप बोलेंगे ओके सर कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे पता है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि ए यूनियन बी किसके बराबर है? ए यूनियन सी के। सर हमें कैसे पता चलेगा ये यूज में लेना है? मैंने कहा अभी रुको तो सही। तो आप बोलेंगे कि देन देयरफॉर एक्स बिलोंग करेगा ए यूनियन सी में, क्योंकि तुम्हारे पास बी है और तुम्हें लाना जाना कहाँ है? सी पे जाना है, तो कैसे ना कैसे करके तुम सी पे जाओ। तो आपने कहा ए यूनियन बी ने मुझे सी पे पहुंचाने की कोशिश की है ए यूनियन सी के थ्रू, और ये मुझे गिवन है इसलिए मैं इसको यूज में ले रहा हूं। तो मैंने कहा जब कोई एलिमेंट दो यूनियन वाले सेट में प्रेजेंट होता है तो इस बात का मतलब है, यूनियन का मतलब होता है और, तो इससे मैं ये भी लिख सकता हूं कि एक्स बिलोंग करेगा ए में और एक्स बिलोंग करेगा सी में। अब आप कहोगे सर एक्स बिलोंग बी में कर रहा है, एक्स बिलोंग सी में कर रहा है, तो आप लिख सकते हैं क्या बी सबसेट है सी का? मैंने कहा लिख तो सकता हूं, बट बीच में और लगा हुआ है, मुझे इधर भी ये शो करना पड़ेगा कि एक्स बिलोंग कर रहा है सी में। जब बीच में और लगा हो तो इस बात का ध्यान रखें, लिख लो कहीं पे कि और लगा होता है तो दोनों कंडीशन में बिलोंग करवाना जरूरी है। सी में इधर तो कर रहा है, ठीक है, इसको हम नहीं छेड़ेंगे, बट इधर भी हम बिलोंग करवा के दिखाएंगे उसको। अब आपने कहा कैसे करोगे, दिखाओ सर हमारे को। मैंने कहा देख बच्चा, एक्स है वो ए में बिलोंग कर रहा है एंड वी नो, हमने लेट कर रखा है वी नो एक्स बिलोंग कर रहा है बी में। तो मैं फिर से बोल सकता हूं क्या कि एक्स बिलोंग करेगा ए इंटरसेक्शन बी में? ये कैसे लिख सकते हो? मैंने कहा देख भाई, एक एलिमेंट है वो ए में भी है, वही एलिमेंट बी में भी है, तो ऑब्वियसली उनके इंटरसेक्शन में भी होगा। मान लो ए तुम्हारा क्या है 1 2 3 है, समझा के चलूंगा टेंशन मत लो। बी तुम्हारा क्या है 3 4 5 है। मैंने कहा एक्स मेरा 3 है, दोनों में बिलोंग कर रहा है, तो एक्स बिलोंग कर रहा है ए में भी और एक्स बिलोंग कर रहा है बच्चा बी में भी। तो आप जब ए इंटरसेक्शन बी करोगे तो 3 तो आएगा ही आएगा, और कुछ भी आ सकता था, मैं नहीं कह रहा और कुछ नहीं आएगा, और कुछ भी आ सकता है। तो आप बोलेंगे कि एक्स बिलोंग कर रहा है ए इंटरसेक्शन बी में। तो एक रूल होता है, जब कोई एलिमेंट दो सेट में बिलोंग करता है तो वो उनके इंटरसेक्शन में भी क्या करता है बच्चा? बिलोंग करता है। क्या ये रूल याद रहेगा? देखो छोटे छोटे रूल लिखवाते जा रहा हूं साथ साथ में विथ प्रूफ एग्जाम्पल के साथ, ठीक है। नाउ आपने कहा कि ठीक है सर ए इंटरसेक्शन बी में बिलोंग कर रहा है और ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर दे रखा है? ए इंटरसेक्शन सी के। तो सिंस हम जानते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर है? ए इंटरसेक्शन सी के बराबर है, तो देयरफॉर एक्स पक्का बिलोंग करेगा ए इंटरसेक्शन सी में। और जब इंटरसेक्शन आता है तो आप बोलते हैं कि एक्स बिलोंग करेगा ए में एंड एक्स बिलोंग करेगा सी में। क्या ये बात समझ में आई? एंड क्यों लगाया? हाँ सर समझ में आई, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा देखो तुम और वाले केस में, इधर वाले केस को तो भूल जाओ यहाँ तक, इसके बाद वाले केस में भी तुमने शो कर दिया कि एक्स बिलोंग कर रहा है सी में, तो आप लिख सकते हैं सो बी जो है वो सबसेट है सी का। क्या ये बात क्लियर हुई सबको? हाँ या ना बताना भाई कमेंट करके। देखो इससे इजी तरीके से मेरे को नहीं लगता कि कहीं पे आपको समझाया हुआ मिल जाए, बहुत अच्छी बात है तुम्हारे लिए, तुम्हारा भला हो रहा है। टीचर सब अपनी तरफ से बेस्ट करते हैं, मैंने तुम्हारे लिए बेस्ट करने की कोशिश की कि हर एक छोटी छोटी बात तुम्हें बताई जाए। अब हम सी के लिए बात करेंगे। तो मान लो तुम फिर से लेट करोगे कि कोई एलिमेंट है वाई, वो बिलोंग कर रहा है सी में। अब तुम्हें सी को शो करना है, कैसे करोगे? देखो सर यूनियन में करना बहुत आसान है, इंटरसेक्शन में तो नहीं कर सकता। इंटरसेक्शन में वो जिसके साथ मैं इंटरसेक्शन करवा रहा हूँ उसमें भी बिलोंग करवाना चाहिए। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि देन y जो है वो बिलोंग करेगा a यूनियन c में। यूनियन लिखना आसान है ना? अरे इंटरसेक्शन के लिए तो मुझे a में भी तो बिलोंग करवाना होना चाहिए था, तो ये नहीं है मेरे पास अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन कि y a में बिलोंग करता है कि नहीं करता। तो ये वाली बात भी थोड़ी दिमाग में रखना कि यूनियन में कराना तो बहुत आसान है, हम 3 सेट के साथ भी करवा सकते हैं, 4 सेट के साथ भी करवा सकते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ से लिख सकता हूँ कि देखो a यूनियन c किसके बराबर गिवन है मुझे? a यूनियन b के बराबर है। तो सिंस a यूनियन c किसके बराबर है? a यूनियन b के बराबर है, तो देयरफॉर मैं लिख सकता हूं कि y बिलोंग करेगा a यूनियन b में। और जब यूनियन है तो और लगा सकता हूं, तो आप लिखेंगे y बिलोंग करेगा a में और y बिलोंग करेगा b में। और मुझे c और b के साथ रिलेशन चाहिए था, एक तो मिल गया, बीच में और आ गया, तो इसका मतलब मुझे इसको भी सेटिस्फाई करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे वी नो, हमें एक बात पता है सर, क्या? कि y बिलोंग कर रहा है c में और y वो a में भी है, y c में भी है, तो देन हम ये लिख सकते हैं कि y बिलोंग करेगा a इंटरसेक्शन c में भी, ठीक है, क्योंकि दोनों सेट में प्रेजेंट है y और इंटरसेक्शन में तो पक्का ही मिलने वाला है। सिंस फिर तुम्हें पता है कि a इंटरसेक्शन c किसके बराबर दे रखा है तुम्हारे को? a इंटरसेक्शन b के बराबर दे रखा है, तो आप बोल सकते हैं देयरफॉर y ऑल्सो बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b।
और जब एक एलिमेंट दो सेट के इंटरसेक्शन में होता है, इस बात का मतलब ये होता है कि y बिलोंग करेगा A में एंड y बिलोंग करेगा B में। एंड का मतलब कंफर्म है कि A में भी है और B में भी है, और हमें यही चाहिए था कि वो B में है। हमने कहा B में यहाँ पे भी पता चला और यहाँ पे भी पता चला, क्योंकि यहाँ पे और था इसलिए मुझे इसको सेटिस्फाई करना पड़ा। एंड में सेटिस्फाई करने की जरूरत नहीं है, एंड में तो कंफर्म हो जाता है कि दोनों में है। तो आप लिख सकते हैं सो C विल बी सबसेट ऑफ B। C क्या है? B का सबसेट है। तो बाय इक्वेशन मान लो इसको 1 ले लो और इसको 2 ले लो, आप बोल सकते हैं बाय इक्वेशन 1 एंड 2 हम ये बोलेंगे कि B जो सेट है वो बराबर है C के, या C सेट है वो बराबर है B के। क्या बात क्लियर हुई? अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि एग्जाम्पल से करना कैसे आसान था। मान लो तुमने एक सेट A लिया, कोई भी एक सेट ले लो, मान लो 1 2 3 ले लिया। अब तुमने एक सेट लिया B 4 5 6, है ना, बट ये नहीं ले सकते क्योंकि हमें यूनियन और इंटरसेक्शन करवाना है, तो एक एलिमेंट तो कॉमन लेना ही पड़ेगा। मान लो 2 ले लिए मैंने, 2 और 3, ठीक है। तो आप बताओ A यूनियन B क्या होगा? सर देखो A यूनियन B हो जाएगा 1 2 3 और 6, ठीक है। A इंटरसेक्शन B क्या होगा? सर A इंटरसेक्शन B होगा 2 3। अब मुझे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि A यूनियन B किसके बराबर होना चाहिए? A यूनियन C के। तो A यूनियन B बराबर है A यूनियन C के, तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि A यूनियन C क्या होगा? A यूनियन C होगा 1 2 3 और 6 होगा। सर मैंने कहा मेरे को पता है A क्या है, A क्या है 1 2 3, तो C क्या हो सकता है? सर C क्या हो सकता है, ये तो बहुत बड़ी बात आपने हमसे पूछ ली। मैंने कहा C 1 2 3 6 के अलावा 6 तो पक्का मिलेगा उसमें। अब तुम चाहो तो इधर से कुछ भी ले सकते हो। बोला सर मान लो मैंने 1 और 2 ले लिया, मान लो, हाँ है ना? हाँ सर 1 2 6 लिया तो भी A यूनियन C तो यही आएगा। अब तुम कहोगे सर B के बराबर तो नहीं लिया आपने। मैंने कहा ठीक है रुक जा। अब मैंने कहा कि A इंटरसेक्शन B, सिंस A इंटरसेक्शन B किसके बराबर है भाई? A इंटरसेक्शन C के। A इंटरसेक्शन B किसके बराबर है? A इंटरसेक्शन C। तो इसका मतलब A इंटरसेक्शन C किसके बराबर आना चाहिए? वो 2 3 के बराबर आना चाहिए। बट सर यहाँ पे तो A ये रहा और C ये रहा। अगर मैं इनका इंटरसेक्शन कराता हूँ, अगर इन दोनों केसेस का मैं इंटरसेक्शन कराता हूँ तो 1 2 ही आ रहा है, और वो तो किसके बराबर नहीं आ रहा? 2 3 के बराबर नहीं आ रहा। मतलब C में क्या होना चाहिए? 2 3 तो कन्फर्म होना ही चाहिए। तो हम यहाँ से बोलेंगे, यहाँ से देखो सर C ये नहीं हो सकता। C क्या लेना पड़ेगा हमारे को? अब इस बात को नहीं लिख सकते आप, अब यहाँ पे लिखेंगे सिंस, और अब आप बोलेंगे कि सर A इंटरसेक्शन C क्या होना चाहिए? 2 3 होना चाहिए। तो C में क्या होगा? सर C में 2 3 तो होगा ही होगा, और यूनियन करवा रहे हो तो 6 होना चाहिए। A में 6 है नहीं, तो किस में 6 होगा? फिर वो इसमें होगा। तो नाउ B विल बी इक्वल टू C। अब देखो एग्जाम्पल से करवाना इतना आसान भी नहीं है, मैं नहीं कह रहा कि एग्जाम्पल से करवाना बहुत आसान है, बट रूल से करवाना, अगर तुम रूल सीख जाते हो तो बहुत आसान लगता है तुम्हारे को। तो ये एग्जाम्पल से मैंने तुम्हें शो करवाया है, और इससे पहले मैंने तुम्हें रूल्स के थ्रू शो करवाया है, और रूल्स में बहुत सारी छोटी छोटी बातें तुम्हें बताई, उनको नोट करना। आगे वाले क्वेश्चन में बहुत आसान लगेगा तुम्हारे को ये क्वेश्चन, जिसमें तुम्हें प्रूव करना होगा रूल्स की हेल्प से। ओके, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 4। सो दैट द फॉलोइंग 4 कंडीशंस आर इक्विवेलेंट। इस बात का मतलब ये है कि ये जो चारों कंडीशंस तुम्हें गिवन है, 4 कंडीशंस गिवन है ना, ये चारों कंडीशंस आपस में रिलेट कर रही हैं, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं इन चारों का मतलब एक ही होगा, कि अगर ये बात है तो ये बात होगी ही होगी। ठीक है ना, ये कहने का मतलब है। तो हमने कहा ठीक है भाई हम शो करते हैं। तो देखो इस क्वेश्चन को भी तुम 2 तरीकों से कर सकते हो। एक तो एग्जाम्पल्स के थ्रू, कि आपने A और B सेट को कुछ लेट किया और उसके अकॉर्डिंग तुमने सोल्व कर दिया। तो देखो मान लो मैंने एग्जाम्पल से करवाता हूँ तुम्हें सबसे पहले, कि लेट करो एक सेट ले लो A, क्या लिया तुमने? 1 2। अब पहली बात है तो सबसे छोटी बात है इसमें, ठीक है ना। देखो ट्रिग्नोमेट्री में तुमने क्वेश्चंस किए होंगे कि LHS बराबर लाना होता है RHS के। अगर RHS सबसे छोटी बात है तो LHS की हेल्प से तुम RHS ला सकते हो, बट RHS अगर छोटी सी बात है और LHS बहुत बड़ा है तो RHS से LHS लाना मुश्किल काम होता है। तो वैसे मुझे सबसे छोटा पॉइंट पता चला कि A सबसेट है B का, ये इनमें सबसे छोटा है। तो मैं बोला कि अगर A सबसेट है B का, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि B सेट कैसा होगा? B सेट में A सेट के एलिमेंट तो होंगे ही होंगे, 1 2 एक्स्ट्रा ले लो, तो मान लो मैंने 3 ले लिया। ठीक है सर, अब मैं हर जगह इस बात को प्रूव करके दिखाऊंगा तुम्हें, ठीक है ना। इस बात की हेल्प से ये सारी बातें हो जाएंगी। कैसे? आप A माइनस बी करो, क्या होगा? A माइनस बी का मतलब क्या है कि पहले सेट में से, A सेट में से B सेट के एलिमेंट्स वो हटा दो जो कॉमन है, मतलब 1 इसमें है 1 इसमें भी हटा दो तो कुछ नहीं बचेगा अभी तक। तो 2 इसमें भी है 2 इसमें भी हटा दो। अब A सेट में कोई एलिमेंट है ही नहीं तो कुछ नहीं आएगा। B सेट में चाहे कितने भी एलिमेंट हो,
तो a माइनस बी क्या आया, खाली सेट आया, तो बोल सकते हैं फाई आया, एम्प्टी सेट आया है। और हमने प्रूव कर दिया कि देखो भाई a माइनस बी क्या आ गया, फाई आ गया। ठीक है, पहला इससे पता चलता है कि फर्स्ट क्या है, इक्विवेलेंट है बच्चा सेकंड के। ठीक हो रहा है बात, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब मैंने कहा मेरे को a यूनियन b पता करना है, तो मैंने कहा a यूनियन b क्या होगा भाई, तो आपने कहा a यूनियन b का मतलब है पहले सेट के एलिमेंट्स का और दूसरे सेट के एलिमेंट्स का यूनियन करना है। बट एक बात ध्यान रखना, जो कॉमन है उसको एक बार ही लिखना है। मैंने कहा ठीक है, रिपीटेशन का कोई लॉजिक नहीं बैठता है सेट के अंदर। 1 को एक बार लिखना है, 2 को भी एक बार लिखना है और 3 को तो लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि 3 इसमें है, इसमें नहीं है तभी लिखेंगे क्योंकि यूनियन करवा रहे हैं। अब मुझे बताओ a यूनियन b क्या है, 1 2 3, और 1 2 3 ऊपर क्या है तुम्हारा, सेट b है क्या, हाँ सर सेट b है। तो आपने प्रूव कर दिया कि a यूनियन b किसके बराबर आएगा, सेट b के बराबर आएगा। तो आप यहाँ से बोल सकते हैं कि फर्स्ट और थर्ड भी आपस में क्या आ गए, इक्विवेलेंट आ गए, क्योंकि जब तक फर्स्ट बात काम में नहीं लोगे तब तक तो आप बोल ही नहीं सकते। ठीक है ना। नाउ अब मुझे a इंटरसेक्शन b लेना है। मैंने कहा ठीक है भाई, a इंटरसेक्शन b क्या आएगा, बोला सर देखो इंटरसेक्शन में वही एलिमेंट्स लिखे जाते हैं जो कॉमन होते हैं, तो 1 2 और 1 2 3 में जो कॉमन है वो लिख दो। तो मैंने कहा भाई ये तो 1 2 ही आ रहा है, क्योंकि 1 और 2 ही कॉमन है, और a इंटरसेक्शन भी 1 2 आया, किसके बराबर आया भाई, तो ये तो सेट a के बराबर आया। ये कब हो पाया, जब a सबसेट है b का, मतलब फर्स्ट पार्ट किसके इक्विवेलेंट आ गया, फोर्थ के। ठीक है, आप इसको ऐसे समझो भाई, मान ले मैंने कहा x 4 के बराबर है, y भी 4 के बराबर है, z भी 4 के बराबर है और t भी 4 के बराबर है। ये 4 पार्ट है। मैंने कहा जब मुझे पता है कि x 4 के बराबर है और यहाँ से मैं प्रूव कर दूँ कि x बराबर है y के, तो पता चल जाएगा फर्स्ट और सेकंड इक्विवेलेंट है। फिर z को 4 दिखाना, पता है मुझे z 4 है, इस बात का आंसर वही है, लॉजिक बैठा रहा है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि z को अगर तुम x के बराबर करो तब भी ठीक है, z को तुम y के बराबर करो तब भी ठीक है, और x के बराबर करना आसान है। ठीक है, सिमिलरली t की वैल्यू भी 4 ही आएगी, बट t को तुमने x के बराबर किया, t को तुमने y के बराबर किया और t को तुमने z के बराबर करो। इन तीनों में से कोई भी एक काम करो तो हो जाएगा तुम्हारा काम। यस सर, तो हमने t को किसके बराबर कर लेंगे, x के बराबर, क्योंकि ये आसान लग रहा है, इस वजह से मैं बातें बता पा रहा हूँ। ठीक है भाई, तो हमने क्या किया, एग्जाम्पल से तो इस क्वेश्चन को कर लिया, बट एग्जाम्पल से काम नहीं चलेगा, हमें इसको रूल्स के थ्रू भी प्रूव करना है। तो चलो फिर नेक्स्ट स्लाइड पे करते हैं रूल्स के थ्रू। सबसे पहले मैंने कहा कि देखो भाई सॉल्यूशन में मैं ये करता हूँ कि फर्स्ट और सेकंड को इक्विवेलेंट कर लेता हूँ, बट मुझे पता तो होना चाहिए कि फर्स्ट का मतलब क्या है, ए सबसेट बी, इस बात का क्या मतलब है। इस बात का मतलब ये होता है कि सर ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए के सारे एलिमेंट क्या है, प्रेजेंट है किसमें, सेट बी में। क्या ये बात समझ में आई, हाँ सर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है कि ए सबसेट बी है, इस बात का यही मतलब होता है कि सेट ए के एलिमेंट सेट बी में प्रेजेंट है। और मैं बोल रहा हूँ कि a माइनस बी क्या आएगा, फाई आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि सर अभी तो आपने कहा b में वो एलिमेंट हैं जो a में हैं, तो इसका मतलब हम यहाँ पे ये लिखेंगे कि ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट a बिलोंग, क्या करते हैं, बिलोंग्स टू सेट b, दैट्स वाई a माइनस बी विल बी फाई। यहाँ पे तुम लिख सकते हो बिकॉज, यहाँ पे तुम बिकॉज लिख दोगे तो हो जाएगा। वाई रीजन बता रहे हो ना उसको, क्योंकि ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए बिलोंग कर रहे हैं सेट बी से। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करते हैं, हम एक काम करते हैं, फर्स्ट को इक्विवेलेंट लाते हैं थर्ड के। कैसे लाएंगे, देखो भाई थर्ड में ज़्यादा बातें लिखी हुई, तो थर्ड की हेल्प से पहली वाली बात प्रूव करेंगे। कहने का मतलब है आप ये प्रूव करो कि ए यूनियन बी किसके बराबर है, बी के बराबर है, तो आप प्रूव कर दो कि ए जो है वो सबसेट है बी का। अगर आप ये प्रूव कर देते हो तो काम हो जाएगा। मैंने कहा देखो भाई एक काम करता हूँ, लेट करता हूँ कि एक्स बिलोंग कर रहा है ए में। अब आप कहोगे क्यों सर, आप x को b में भी तो बिलोंग करवा सकते थे, a में क्यों करवा रहे हो। मैंने कहा देख, अगर मैंने कहा कि x बिलोंग कर रहा है a में और कैसे ना कैसे मैंने ये शो कर दिया कि x बिलोंग कर रहा है b में, तो इस पूरी बात से मैं लिख सकता हूँ कि a जो है वो सबसेट है b का। क्या ये बात तो पता है, हाँ। क्वेश्चन नंबर 3 में हमने बहुत आसानी से और इस बात का प्रूफ भी किया है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि क्वेश्चन नंबर 3 तुम्हें आना चाहिए, बट तुम्हें देखना जरूर चाहिए उसको। अगर x a में बिलोंग कर रहा है तो सर हम ये बोल सकते हैं कि x जो है वो a यूनियन b में भी बिलोंग करेगा। क्यों बोल सकते हो भाई ऐसा, देखो सर a सेट क्या है आपका 1 है, 1 और 2 मान लो। b सेट में चाहे कोई भी एलिमेंट ले लो आप, मान लो आपने ले लिया 8 और 9, तो जब आप a यूनियन b करेंगे तो क्या आएगा, मैंने कहा a यूनियन b में 1 2 8 9 आएगा। ठीक है, नाउ कहना क्या चाहते हो, मैंने कहा देख मान लो x मेरा 2 है, तो x बिलोंग कर रहा है a में, हाँ। तो अगर कोई एलिमेंट a में बिलोंग कर रहा है और इस सेट का आपने किसी दूसरे सेट के साथ क्या कर दिया, यूनियन कर दिया, तो वो एलिमेंट उस यूनियन वाले सेट में प्रेजेंट है। देख लो, चाहे x 2 था, 2 क्या इस यूनियन में है, तो हाँ है, तो आप बोल सकते हैं कि x ऑब्वियसली प्रेजेंट है किसमें, a यूनियन b में।
तो ये सिंपल सी बात होती है, बट नहीं पता इसलिए तुम्हें लग रहा होगा कि बहुत बड़ी बात है, ये ऐसे कैसे लिख दी सर ने, ठीक है ना। तो नहीं पता है, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन मत लो, नई चीज़ है, डर लग सकता है बस। तो नाउ एक्स बिलोंग कर रहा है ए यूनियन बी में, तो आप यहाँ से बोल सकते हैं कि एक्स बिलोंग करेगा ए में और एक्स बिलोंग करेगा बी में, यूनियन है ना। और हमें देखो सर एक्स ए में बिलोंग कर रहा है, एक्स ए में बिलोंग कर रहा है, इससे तो कोई मतलब है नहीं, बट एक्स बिलोंग कर रहा है बी में, इससे मतलब है। तो इस बात से और इस बात से मैं लिख सकता हूँ कि ए जो है वो सबसेट है बी का, कि कोई एलिमेंट ए में था वो बी में भी हमने शो कर दिया, इसका मतलब बी सेट बड़ा मानेंगे हम, ठीक है। तो पहले वाले को बड़ा सेट नहीं मानेंगे, ठीक है। तो ए सबसेट हो गया बी का, तो क्या ये इक्विवेलेंट प्रूव हो गए? हाँ सर। लास्ट पार्ट बचा भाई, क्या करना है मेरे को, फर्स्ट और फोर्थ को इक्विवेलेंट लेके आना है, ठीक है भाई। क्या करना होगा इसके अंदर? इसके अंदर हमें ये करना होगा कि ए इंटरसेक्शन बी हमें ए पता है, इससे हमें ये शो करना है कि ए जो है वो सबसेट है बी का। आप फिर से वही काम करेंगे कि सर लेट कर लिया मैंने, लेट एक्स है वो बिलोंग कर रहा है ए में, और मुझे पता है क्या कि ए सेट है वो किसके बराबर है, ए इंटरसेक्शन बी के बराबर है। ये वाली बात बता रही है मुझे, ये मुझे गिवन है, ठीक है, और ये मुझे प्रूव करनी है, ऐसे समझो ना। तो इस बात से क्या लिखोगे, एक्स पक्का बिलोंग कर रहा है ए इंटरसेक्शन बी में भी, तो यहाँ से आप लिख सकते हो एक्स बिलोंग कर रहा है ए में, एंड ध्यान से एक्स बिलोंग कर रहा है बी में। देखो सर एक्स बिलोंग ए में कर रहा है, एक्स बिलोंग ए में कर रहा है, इसका तो कोई लॉजिक नहीं है, ठीक है, ये बात तो समझ में आ रही है। बट अगर एक्स बिलोंग कर रहा है ए में और एक्स बिलोंग कर रहा है बी में, इससे तो बड़ा काम निकल के आ सकता है, क्या कि ए सबसेट है बी का। सो ए सबसेट है बी का, और यही हमें प्रूव करना था। हो गया काम। इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट होता है। उम्मीद कर रहा हूं आपको एग्जाम्पल के साथ और ये इक्विवेलेंट कैसे दिखाना है ये भी समझ में आ गया होगा। थोड़ी सी प्रैक्टिस करना, फिर भी तुम्हें लगे कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछना, ओके। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 5, सो दैट इफ ए इज सबसेट ऑफ बी, अगर ए बी का सबसेट है तो शो करिए सी माइनस बी इज सबसेट ऑफ सी माइनस ए। देखो ये जो सबसेट का साइन है, इससे पहले c माइनस बी एक सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है और c माइनस ए बी क्या कर रहा है, एक सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हमें सबसेट दिखाना है। तो इसके लिए सबसे पहली बात तुम्हें, ये तो गिवन है, ये तो कंफर्म है कि a क्या है, सबसेट है b का, तब हमें ये कंफर्म करना है, शो करना है। तो देखो बच्चा, जब भी तुम्हें कहे कि a सबसेट है b का, मान लो ऐसा कुछ कह रहा है, यहाँ पे तो a ही कह रहा है, पर मैं कोई दूसरे सेट ले लेता हूँ और समझा रहा हूँ कि कैसे करेंगे हम। E इज सबसेट ऑफ f, ऐसे हमें शो करना है। तो इसका मतलब क्या है कि सर देखो, हम अगर ये शो कर देते हैं कि अगर कोई एलिमेंट x है वो बिलोंग कर रहा है f से, ठीक है, या E से कर रहा है, और फिर हम लास्ट में कोई रूल लगा के या कुछ भी आइडेंटिटीज वगैरह यूज करके हम ये भी शो कर दें कि x है ना वो f से भी बिलोंग कर रहा है। ध्यान से सुनना, x पहले E से बिलोंग कर रहा था, कोई एलिमेंट था, फिर हमने उसको शो कर दिया कि वो f से भी बिलोंग कर रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि ये जो E सेट है ये इस f सेट का सबसेट है। E सेट क्या है, सबसेट है f सेट का। ध्यान से सुनना, क्योंकि ये प्रोसेस है कि इस प्रोसेस को हमें समझना है। पहले कोई एलिमेंट लिया, वो हमने कहा कि इस सेट से बिलोंग कर रहा है, फिर हमने कुछ रूल्स की हेल्प से शो कर दिया कि वही एलिमेंट इस सेट से भी बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब ये जो पहले वाला सेट है दूसरे वाले सेट का सबसेट है। तो ये कैसे शो करेंगे ये समझते हैं। देखो हमारे गिवन क्या भाई, हमें गिवन है कि ए सबसेट है बी का, ये बात हमें गिवन है, ए सबसेट क्या है बी का बच्चा। तो आप सॉल्यूशन में सबसे पहले कहेंगे कि लेट कर लेता हूं मैं कि एक एलिमेंट ले लेते हैं एक्स, वो एलिमेंट किस में है भाई, वो एलिमेंट सी माइनस बी में। अब क्यों मैंने सी माइनस बी लिया, क्योंकि मुझे पता है कि ऊपर वाले में से, और अगर मैंने नीचे जाके उसको बिलोंग करवाया, कोई एलिमेंट एक्स लिया वो ई में बिलोंग कर रहा है, फिर मैंने उसको शो किया बच्चा कि एक्स है वो एफ में बिलोंग कर रहा है, तो इस प्रोसेस के अकॉर्डिंग मैं बोल सकता हूँ कि ई क्या है, सबसेट है एफ का। ओके, बात समझ में आ रही है क्या? ठीक है, ये एक बेसिक देखो रूल्स के थ्रू हम कर रहे हैं, तो रूल्स में कुछ तुम्हें दिक्कतें आ सकती है। मैं धीरे धीरे हर क्वेश्चन में थोड़ी थोड़ी दिक्कतें तुम्हारी कम कर रहा हूँ। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि प्रीवियस वाले क्वेश्चन में मैंने तुम्हें समझाया था तो यहाँ पे भी आना चाहिए, नहीं, थोड़ा बहुत देख के आओ, अच्छी बात है, तुम्हारे लिए बेनिफिशियल रहेगा। नाउ अब हम क्या करेंगे, देखो भाई, अगर कोई एलिमेंट सी माइनस बी की फॉर्म क्या होती है समझाता हूँ। मान लो ये दो सेट्स हैं आपके बच्चा, एक सेट मान लो सी है और एक सेट मान लो बी है, तो सिर्फ ये वाला जो पोर्शन होता है भाई, ये किसके अंदर है, यूनिवर्सल सेट में तो रहेंगे ही रहेंगे। तो ये जो ओनली सी वाला पोर्शन है इसको हम बोलते हैं सी माइनस बी, मतलब सी में से बी के एलिमेंट हटा दो, सी में से बी में जो एलिमेंट है, या ऐसा बोल सकते हो जो कॉमन एलिमेंट है वो हटा दो। तो इस बात को हम ऐसे लिखेंगे, देन हम बोल सकते हैं कि x जो है वो c में तो है, बट x किस में नहीं है भाई, अब b में नहीं है। अगर कोई एलिमेंट c माइनस बी में, इस बात का मतलब ये होता है कि वो c सेट में है, b सेट में नहीं है। और मुझे क्वेश्चन ने कहा है कि a क्या है, सबसेट है b का, और कोई एलिमेंट अगर b सेट में नहीं है तो उसके सबसेट में भी नहीं होगा, क्योंकि a में कौन से एलिमेंट होंगे, जो b में होंगे।
बी में एक्स है नहीं तो ए में भी नहीं होगा, तो देन देयरफॉर यू कैन राइट एक्स है ना वो सी में तो है, ठीक है, बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम ये भी बोल सकते हैं कि एक्स किस में नहीं है बच्चा, एक्स ए में भी नहीं है। क्लियर हुआ। और ये वाली इन्फॉर्मेशन क्या बता रही है कि कोई एलिमेंट सी में है, ध्यान से सुनना, डायग्राम बना के समझा रहा हूँ कि कोई एलिमेंट सी में है बट ए से नहीं है, ये ए मान लो और ये सी मान लो, तो इसका मतलब वो इसमें है। और इस चीज़ को तुम क्या लिखोगे, सी और ए के लिए सी माइनस ए, तो आप बोलेंगे सो एक्स बिलोंग सी माइनस ए, और हमने कहा एक्स कहाँ बिलोंग कर रहा था, सी माइनस बी में, और अब हम कह रहे हैं एक्स बिलोंग कर रहा है सी माइनस ए में, देन यू कैन राइट सी माइनस बी विल बी सबसेट ऑफ सी माइनस ए। ध्यान से सबसेट का सिंबल अच्छे से लगाना, सी मत बना देना इसको। क्लियर हो गया। बहुत नॉर्मल सा लॉजिक है, तुम्हें बस ये पता होना चाहिए कि सी माइनस बी क्या है, ये भी तुम्हारे लिए एक नई बात हो सकती है, तो इस चीज़ को थोड़ा नोटिस करके रखना। क्वेश्चन कैसा लगा, समझ में आ रहा है, कमेंट करके बताएं। ओके, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 6। सो दैट फॉर एनी सेट्स ए एंड बी, आपके पास दो सेट हैं ए और बी, उनके लिए शो करके दिखाइए कि ए सेट किसके बराबर है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी के बराबर है, और ए यूनियन बी माइनस ए किसके बराबर आएगा, ए यूनियन बी के बराबर आएगा। बच्चा देखो इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका हमारा रहेगा कि हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा के करें, कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन एंड इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, उस कॉन्सेप्ट से करें, या फिर दूसरा हम बिलोंग्स टू के कॉन्सेप्ट से कि कोई एलिमेंट हम लेट करेंगे कि वो इसमें है, फिर उसकी हेल्प से करें। तो मैं तुम्हें यहाँ पे दोनों तरीके से करके दिखाता हूँ। सबसे पहले हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की हेल्प से लगाते हैं, ठीक है ना। क्या कहता है वो, देखो भाई सॉल्यूशन में मान लो ये पहला पार्ट है, हमें सॉल्यूशन में प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है भाई, ए किसके बराबर लेके आना है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी। देखो बच्चा अगर मैं इसका RHS पार्ट ले लूँ तो आप बुरा तो नहीं मानेंगे कि RHS पार्ट ले लो, क्योंकि ये बड़ा पार्ट है, इसको काट पीट के छोटा करो या इस पर कोई गणित लगाओ, मैथ लगाओ, और फिर इसको ए सेट के बराबर ले आओ, बस। मैंने कहा ठीक है। देखो बच्चा सबसे पहले हमने देखा कि यहाँ पे इंटरसेक्शन लगा हुआ है, यहाँ पे यूनियन लगा हुआ है, बट यहाँ पे माइनस साइन लगा हुआ है। इस माइनस साइन को कैसे भी करके या तो यूनियन में बदल दो या फिर इंटरसेक्शन में। पहले इसका मतलब समझाता हूँ कि होता क्या है। देखो बच्चा आपके पास एक यूनिवर्सल सेट होता है, हाँ होता है सर हमारे पास, मैंने कहा उसमें एक सेट ए होता है, ओके, और एक सेट बी होता है, हाँ होता है। तो अगर ए माइनस बी की मैं बात करूँ तो ये वाला जो पोर्शन है, ओनली ए वाला पोर्शन, क्या बोलते हैं इसको हम, ओनली ए, मतलब सिर्फ ए के एलिमेंट हो उसको हम ए माइनस बी बोलते हैं, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसे बोलूं कि ये जो है ना, ये जो पार्ट आपको दिख रहा है, कौन सा पार्ट, सिर्फ ये वाला, ये ग्रीन वाला पार्ट, ध्यान से देखना आराम से, बहुत प्यारे तरीके से, ये वाला जो पोर्शन है क्या है, हमने कहा ये पोर्शन बी सेट के तो बाहर है, मैंने कहा ठीक है, बी सेट के बाहर और ए सेट का पार्ट है, वही पार्ट है जो सिर्फ बी सेट के बाहर है। तो इसको मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि बाहर वाले पोर्शन को बी कॉम्प्लीमेंट बोलेंगे, पूरे को, कौन से पूरे कॉन्सेप्ट को या पूरे पार्ट को। ये अगर आपका बी सेट होता और इसके बाहर जितना भी पोर्शन है इसको मैं बी कॉम्प्लीमेंट बोल सकता हूँ, हाँ सर बोल सकते हो। तो यूनिवर्सल सेट में बी कॉम्प्लीमेंट हो गया, फिर उसमें से सिर्फ मैं ए का छोटा सा पार्ट निकाल रहा हूँ, ये वाला पार्ट जो बी कॉम्प्लीमेंट में है उसी में से ए का पार्ट निकालना, तो हम उसको बोल सकते हैं इंटरसेक्शन कर दो ए के साथ। तो ये वही पोर्शन आएगा जो बी कॉम्प्लीमेंट में है और ए में है, जिसको हम ओनली ए के नाम से भी जानते हैं या फिर ए माइनस बी के नाम से भी जानते हैं। तो इसका मतलब मैं ए माइनस बी को क्या लिख सकता हूँ, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट लिख सकता हूँ। हाँ या ना बोलो भाई, हाँ सर लिख सकते हो। तो मैंने कहा यही तो हमें लिखना है, बस इतनी सी बात पता करनी है। और मैंने जो बातें बताई उन दोहराई हैं, उनको एक बार चेक कर लो, रिपीट किए मैंने, क्योंकि ये बात नहीं हो सकती है, डिफ़िकल्ट नहीं है। पूरे चैप्टर में या पूरी क्लास 11th में कोई भी बात डिफ़िकल्ट नहीं है, तुम्हारे लिए नई है, तुम्हें मुश्किल लग सकती है। तो आपने कहा देखो भाई यहाँ पे हमने एक रूल काम में लिया है कि ए माइनस बी को क्या लिख सकते हैं हम इसको लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। पहले वाला सेट ऐसे का ऐसा, दूसरे वाले सेट का कॉम्प्लीमेंट कर दो, माइनस की जगह इंटरसेक्शन लगा दो, ऐसे भी तुम याद रख सकते हो। तो हमने कहा लिख दो भाई, तो आपने इसको लिखा, ये हो गया ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब यहाँ पे मैंने देखा कि बीच में यूनियन है, दोनों ब्रैकेट में इंटरसेक्शन है, तो ये तो कोई ना कोई रूल होता है। कौन सा रूल होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है। कैसे काम करता है सर ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, मैंने कहा अभी बताता हूँ, पढ़े नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन मत लो। अगर आपके पास एक सेट एक्स है, उसका आपने मान लो इंटरसेक्शन किया वाई यूनियन जेड के साथ, तो कैसे लिखते हैं, देखो इस एक्स इंटरसेक्शन किसके साथ करेगा, पहले वाई के साथ, एक्स इंटरसेक्ट करेगा वाई के साथ, और एक्स है वो इंटरसेक्शन करेगा दूसरे सेट के साथ भी, जेड के साथ, और बीच में क्या लग जाएगा उनके यूनियन। तो क्या ऐसी शक्ल यहाँ पे है, हाँ सर देखो दोनों ब्रैकेट्स में इंटरसेक्शन है, बीच में यूनियन है, तो इस चीज़ को हम कैसा लिख सकते हैं,
जो पहला सेट लिखा हो उसको ऐसे का ऐसा लिखो। मैंने कहा ठीक है, सेम होना चाहिए। देखो ए और ए सेम है। कई बार बच्चे इसको ऐसा भी लिख सकते थे गलती से, फिर मैं इसको चेंज करता, भाई इन दोनों को ऐसा लिखना कोई दिक्कत तो नहीं है, बट फिर मुझे चेंज करना पड़ता क्योंकि पहला सेट बराबर आना चाहिए था। हाँ सर बराबर तो नहीं था, इसलिए आपने ऐसा ही लिखा है, पक्का ठीक है। ये कई बार कंफ्यूज कर सकते हो कि आपने ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट लिखा, आपने सर इसको बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए क्यों नहीं लिखा, इसलिए नहीं लिखा। मैंने कहा देखो दोनों ब्रैकेट में पहला एलिमेंट सेम होना चाहिए, तो एक्स एक्स है, हाँ तो बाहर एक्स लिख दिया हमने। फिर इंटरसेक्शन है, दोनों में इंटरसेक्शन आएगा। पहले सेट में पहले ब्रैकेट में बी है, फिर उसका यूनियन किसके साथ करना है, बी कॉम्प्लीमेंट के साथ। क्या ये बात समझ में आई? ठीक है। एक डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का दूसरा रूल भी होता है, लिख देता हूं कि x का यूनियन अगर आप y इंटरसेक्शन z के साथ करते तो आप इसको ऐसा लिखते, x का यूनियन y के साथ करो, फिर इंटरसेक्शन करो x के यूनियन z के साथ। ठीक है, तो वो वाला भी याद रखना, काम आ सकता है। क्लियर है क्या? अगले वाले क्वेश्चन में ही आ जाए, क्या पता इस 6 वाले सेकंड पार्ट में भी आ जाए। नाउ देखो सर, b का यूनियन b कॉम्प्लीमेंट, इस बात को समझाओ। मैंने कहा देख, ये तेरे पास एक b सेट है, हाँ है, और ये इसका बी कॉम्प्लीमेंट है बाहर वाला पोर्शन। हाँ, अगर तुमने इन दोनों का यूनियन कर दिया तो क्या बना सर, ये तो पूरा यूनिवर्सल सेट बन गया ऑब्वियसली। तो ये बात तुम्हें कैसे याद रखनी है कि कभी भी किसी एक सेट को लो, सिंस आप यहाँ पे लिख दो कि हमने कभी एक सेट को लिया, उसका यूनियन उसी के कॉम्प्लीमेंट के साथ करेंगे तो यूनिवर्सल सेट बन जाएगा। ओके, तो आपने यहाँ पे लिखा कि ए का इंटरसेक्शन अगर मैं यूनिवर्सल सेट के साथ कर देता हूँ, अरे बी यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट को क्या लिखूंगा मैं, यूनिवर्सल सेट। और देखो ए सेट यूनिवर्सल सेट का क्या है, सबसेट है, तो यहाँ पे लिखो कि सिंस ए सेट विल बी द सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट, इसकी वजह से इन दोनों के इंटरसेक्शन में कौन सा पोर्शन कॉमन है, ए ही तो कॉमन होगा, दैट इज योर LHS। क्या बात समझ में आई क्या? कितने आसानी से सब सिंपल शब्दों में हमने इसको सोल्व कर दिया। ये तो हमने किया किसकी हेल्प से, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ या फिर कुछ लॉज हैं उनकी हेल्प से, आइडेंटिटीज की हेल्प से। क्योंकि यहाँ पे मैंने x यूनियन x कॉम्प्लीमेंट को यूनिवर्सल सेट लिखा है, क्योंकि एक रूल होता है, इसको हमने समझा है उसके बेसिस पे। चलो इसी का मैं सेकंड पार्ट भी करवाता हूँ, फिर हम बात करेंगे बिलोंग्स टू के कॉन्सेप्ट से। नाउ देखो हमें क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है सर a का यूनियन b माइनस ए के साथ करने पे क्या आना चाहिए भाई, a यूनियन b आना चाहिए। हमने कहा देखो इसके अंदर मैं LHS पार्ट लेके आता हूँ क्योंकि LHS थोड़ा बड़ा लग रहा है। a का यूनियन b माइनस ए के साथ, आपने देखा b माइनस ए दिखा, और अभी सर ने समझाया है कि b माइनस ए का मतलब क्या है, पहला सेट b रहेगा, दूसरा सेट a कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा, और इन दोनों के बीच में क्या करा दूँ, इंटरसेक्शन की यूनियन। सर इंटरसेक्शन करा दो, क्या करा दो, इंटरसेक्शन करा दो। क्या बात क्लियर हो पा रही है? a माइनस बी को क्या लिखोगे, या b माइनस ए यहाँ पे तो क्या लिखोगे, b इंटरसेक्शन a कॉम्प्लीमेंट, बस। तो नाउ आपने लिखा, आपने यहाँ पे लिखा a का यूनियन किसके साथ, b इंटरसेक्शन a कॉम्प्लीमेंट के साथ। सर इसमें तो हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा सकते हैं, क्या होता है भाई, सर देखो x का यूनियन किसके साथ, y इंटरसेक्शन z के साथ, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर इंटरसेक्शन है, बाहर क्या यूनियन है, तो यूनियन क्या होगा, देखो सर x का यूनियन होगा y के साथ, फिर इंटरसेक्शन, फिर x का यूनियन z के साथ। तो लिख दो भाई यहाँ पे इसी प्रोसेस के अकॉर्डिंग, तो आप लिखेंगे a का यूनियन b के साथ, फिर इंटरसेक्शन किसके साथ, a यूनियन a कॉम्प्लीमेंट के साथ। हाँ सर, अब मुझे बताओ एक सेट का और उसी सेट के कॉम्प्लीमेंट के साथ यूनियन को क्या कहते हो? अभी बताया सर आपने कि x का अगर आप यूनियन करोगे x कॉम्प्लीमेंट के साथ तो क्या आएगा, यूनिवर्सल सेट आएगा, यस और नो, ऑब्वियसली आएगा। तो आपने यहाँ पे लिखा a यूनियन b का इंटरसेक्शन करना है यूनिवर्सल सेट के साथ, और यूनिवर्सल सेट का पार्ट है क्या, ए इंटरसेक्शन बी, ए यूनियन बी। हाँ सर, ए यूनियन बी यूनिवर्सल सेट का पार्ट ही होता है, क्योंकि अगर ये हमारा यूनिवर्सल सेट है, इसके अंदर कोई सेट ए है और कोई सेट बी है, तो इन दोनों का यूनियन क्या होता है, यही तो होता है पूरा अंदर वाला, तो ये तो इस यूनिवर्सल सेट का पार्ट है ऑब्वियसली। तो यहाँ पे लिखोगे सिंस ए इंटरसेक्शन बी विल बी सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट, इस वजह से दोनों का आप इंटरसेक्शन करना चाहते हैं और छोटे वाला पार्ट ही बाहर निकल के आएगा, दैट इज ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो क्या तुम्हें नहीं लग रहा है RHS के बराबर आया? ऑब्वियसली आया सर। तो ये LHS किसके बराबर आ गया, RHS के। अब कई बच्चों को लग रहा होगा यार ये वाला कॉन्सेप्ट तो बहुत आसान है, बिलोंग्स टू वाले में तो बहुत सोचना पड़ता है। मैंने कहा नहीं, क्योंकि ये इसमें भी रूल्स है। अब ये देखने में 4 लाइनों का लग रहा है, बट 4 लाइनें लिखना इतना आसान काम नहीं है। अब हम बात करते हैं इन्हीं दोनों पार्ट्स की, किसके बेसिस पे, ऑब्वियसली बिलोंग्स टू के बेसिस पे। तो मैं सबसे पहले प्रूव करना चाहता हूँ क्या, कि A क्या है, बराबर है A इंटरसेक्शन B के यूनियन विथ A माइनस बी के साथ।
तो मैंने कहा देखो भाई, जब दो चीज़ों को बराबर करना होता है तो दोनों को आपस में सबसेट दिखाना होता है। ए को मुझे सबसेट दिखाना पड़ेगा इस पूरी चीज़ का, और फिर इस पूरी चीज़ को सबसेट दिखाना पड़ेगा ए का, तभी ये क्वेश्चन मेरा कंप्लीट होगा और लास्ट में बोल सकता हूँ कि दोनों बराबर है। तो मैंने सबसे पहले लेट कर लिया कि एक एक्स एलिमेंट है वो किससे बिलोंग कर रहा है भाई, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी के साथ। अब मैंने कहा ये देखो, ये वाला पार्ट एक है और ये वाला पार्ट दूसरा है, बीच में यूनियन लगा हुआ है। हाँ या ना बोलो भाई, यूनियन लगा हुआ है तो यूनियन का मतलब और होता है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि एक्स बिलोंग करेगा ए इंटरसेक्शन बी में और एक्स बिलोंग करेगा या फिर ए माइनस बी में। देखो यूनियन का मतलब है या तो वो इसमें है या फिर इसमें, जरूरी नहीं है, वो दोनों में भी हो सकता है, तो और लगाते हैं बीच में। अब मुझे बताओ बीच में इंटरसेक्शन है, तो इस वाली लाइन को देखो, यहाँ से मैं डॉटेड बना दूँ थोड़ा सा, और के इधर वाली बात अलग करेंगे, उधर वाली अलग। यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, एक्स बिलोंग करेगा ए में एंड एक्स बिलोंग करेगा बी में, और इधर और के इधर क्या लिखूंगा, एक्स बिलोंग करेगा ए में एंड एक्स बिलोंग नहीं करेगा बी में। क्या ये बात समझ में आ रही है? हाँ सर। देखो ये कह रहा है कि एक्स बी में बिलोंग करेगा और ये कह रहा है एक्स बी में बिलोंग नहीं करेगा, और है। तो मैंने कहा देखो भाई, ये बात तो नहीं हो सकती कि कभी बिलोंग करे और कभी नहीं करे, ये तो हटा दो इस बात को। तो इस बात से ओवरऑल क्या मतलब निकल के आ रहा है कि एक्स बिलोंग करेगा ए में और एक्स बिलोंग करेगा ए में, एक्स बिलोंग करेगा ए में और एक्स बिलोंग करेगा ए में, और इन दोनों बातों का तो एक ही मतलब निकल के आ रहा है कि एक्स पक्का ही बिलोंग करेगा ए में। मतलब जो एलिमेंट आपने लिया था वो पहले इसमें बिलोंग करवा रहे थे, फिर आपने शो कर दिया कि वो ए से भी बिलोंग कर रहा है, तो आप बोल सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी जो है वो सबसेट है ए का। अब यहाँ पे तुम्हारे दिमाग में आ सकता है सर आपने इस पोर्शन को क्यों नहीं लिया। मैंने कहा यार एक बार वो कह रहा है कि एक्स बी में बिलोंग करेगा और एक बार कह रहा है नहीं करेगा, तो मैं कैसे ले लूँ इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। एंड लगा हुआ है बीच में, और लगा होता तब तो मुझे सोचना भी पड़ता। अब मैंने कहा चलो मैंने इस पूरे पोर्शन को इसका सबसेट दिखा दिया, मैं ए को इसका सबसेट दिखा दूं तो ओवरऑल लास्ट में बोल सकता हूं कि दोनों सेट आपस में बराबर हैं। दोनों सेट का मतलब ये एक्सप्रेशन और ये वाला एक्सप्रेशन क्या है, बराबर है। अब मैंने कहा एक बार दूसरा एलिमेंट लेता हूं वाई, वो बिलोंग करा देता हूं ए में। अब आपने कहा सर छोटी सी बात को बड़ी बात कैसे करोगे, मैंने कहा अभी कर देता हूं। मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं कि सर देखो वाई ए में बिलोंग कर रहा है, तो ऐसा पॉसिबल है क्या कि वाई बी में बिलोंग करे या फिर वाई बी में बिलोंग नहीं करे, दोनों बात हो सकती है? हाँ सर हो सकती है। अरे यार मेरे को बताओ, मैंने कहा वाई ए में बिलोंग कर रहा है, तो आप ये भी बोल सकते हो कि वाई बी में बिलोंग करेगा भी और नहीं भी करेगा, और लगा रहा हूँ, क्या लगा रहा हूँ और। तो इसका मतलब वाई ए में बिलोंग कर रहा है उसके साथ वाई बी में भी बिलोंग कर सकता है। आप ये बोल सकते हैं कि वाई ए में बिलोंग कर रहा है एंड वाई बी में बिलोंग कर रहा है, और या फिर ऐसा हो रहा है कि वाई ए में बिलोंग कर रहा है एंड वाई बी में बिलोंग नहीं कर रहा है। ये दो पॉसिबिलिटी बन के आ गई सर। ये हमने 100 लिख के समझाया कि ऐसा भी हो सकता है कि वाई जो है वो बी में बिलोंग करे भी या नहीं भी करे। एक केस ऐसा बना दिया कि वाई ए में बिलोंग कर रहा है एंड उसी के साथ साथ बी में भी बिलोंग कर रहा है, ये बात एक लिखी मैंने। दूसरी बात मैंने क्या लिखी, वाई ए में बिलोंग कर रहा है और बी में बिलोंग नहीं कर रहा है, ये कंपलसरी है, फिक्स रूल बनाया। मैंने कहा वाई अगर ए में बिलोंग कर रहा है एंड वाई बी में भी बिलोंग कर रहा है, इस बात को मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ कि वाई पक्का बिलोंग करेगा ए इंटरसेक्शन बी में। एंड का मतलब कंपलसरी है ना, दोनों में है, तो इंटरसेक्शन में भी करेगा। सर इंटरसेक्शन क्यों लिख रहे हो, मैंने कहा मेरे को इंटरसेक्शन लाना है इनके बीच में, और लगाऊंगा। इधर क्या लिखूंगा, वाई ए में बिलोंग कर रहा है बट वाई बी में बिलोंग नहीं कर रहा, इस बात को मैं ऐसा लिख सकता हूं कि वाई बिलोंग टू ए माइनस बी, कि वो सिर्फ ए में है। वो किस में, सिर्फ ए में, ओनली ए में, तो उसको हम ए माइनस बी लिखते हैं, ठीक है। और बीच में और लगा हुआ है क्या बच्चा, तो आप इसको लिख सकते हैं कि वाई बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी। अब देखो तुमने कहा था कि वाई ए में बिलोंग कर रहा है और वाई इस पूरे स्टेटमेंट में भी बिलोंग कर रहा है, तो आप बोल सकते हैं सो या देयरफॉर ए विल बी सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी। तो आपने शो कर दिया कि हाँ सर ये इसका सबसेट है, उधर भी सबसेट शो कर दिया आपस में एक दूसरे को। तो देन आप ये लास्ट में बोल सकते हैं कि ए सेट किसके बराबर है भाई, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी, मतलब ये दोनों इक्विवेलेंट है, इनमें कोई दिक्कत नहीं है, आप इनको एक ही बात समझ सकते हैं। क्या ये बात में थोड़ा सा अलग तरीका तुम्हें लग सकता है, ठीक है, तो घबराने की कोई ज़्यादा ज़रूरत है नहीं तुम्हारे को। ओके, तो हमने देखो क्या किया, हमने सर फर्स्ट पार्ट को प्रूव किया था नॉर्मल तरीके से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की हेल्प से, फिर हमने सेकंड पार्ट को भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की हेल्प से शो कर दिया। किसकी हेल्प से, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की हेल्प से। फिर हमने फर्स्ट पार्ट को बिलोंग्स टू वाले कॉन्सेप्ट से कि एक आर्बिट्री एलिमेंट लिया उसके हेल्प से किया है। अब हम बात करते हैं सेकंड वाले पार्ट को आर्बिट्री एलिमेंट की हेल्प से शो करके दिखाओ।
अच्छा सर इसको भी कर सकते हैं। मैंने कहा ज़रूर बच्चा। तो देखो कैसे, हमें प्रूव क्या करना है भाई, हमें प्रूव करना है कि ए का यूनियन बी माइनस ए के साथ करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ए यूनियन बी आएगा। ये हमें शो करना है। तो हमने कहा देखो भाई एक काम करते हैं, लेट करते हैं कि एक्स एक एलिमेंट है जो बिलोंग कर रहा है ए यूनियन बी माइनस ए के साथ। ठीक है, फिर आपको यूनियन दिखा, यूनियन से पहले कुछ लिखा हुआ है, यूनियन के बाद में कुछ लिखा हुआ है। यूनियन को देख के तुम्हारे मन में आया और लगा दो। तो आपने कहा कि x बिलोंग कर रहा है a में या फिर x बिलोंग कर रहा है b माइनस ए में। क्या ये बात बोल सकते हो? हाँ सर बोल सकते हैं। मैंने कहा देख ये और वाली इधर वाली लाइन तो साफ साफ करी कि x a में बिलोंग करेगा या फिर x इसमें बिलोंग करेगा। इसमें बिलोंग करने का मतलब b माइनस ए का मतलब क्या होता है, तो इस लाइन को लिखेंगे x बिलोंग्स टू b एंड x नॉट बिलोंग्स टू ए। क्या ये बात समझ में आई? हाँ सर बात समझ में आई। मतलब इस वाली बात को अगर मैं देखूं तो ये कह रहा है कि x b में बिलोंग करेगा बट x कभी भी a में बिलोंग नहीं करेगा। मैंने कहा बीच में और है तो और इसके साथ भी जा सकता है, x बिलोंग्स टू a या फिर x बिलोंग्स टू b हुआ होगा, या दूसरा पोर्शन ये रहा होगा कि x बिलोंग्स टू a एंड x नॉट बिलोंग्स टू a। सर इस बात का तो कोई मतलब नहीं है भाई, x बिलोंग कर रहा है a में और ये मुझे कह रहा है कि x b में बिलोंग करेगा, x a में बिलोंग नहीं करेगा। मैंने कहा x a में बिलोंग करे और x b में बिलोंग करे, ये तो चल सकता है। और लगा रहा हूँ ना बीच में, और का मतलब क्या है, हो सकता है ना, दोनों में हो सकता है, एक में भी हो सकता है। एंड का मतलब क्या, पक्का होगा, मतलब x अगर b में है तो a में नहीं है। वही बात मैंने अलग ला दी। मैंने कहा इस बात का कोई मतलब नहीं है, एक साथ नहीं हो सकता ये दोनों काम। कौन सा, x बिलोंग कर रहा है a में और x बिलोंग कर रहा है b में, ये तो हो सकता है, बट ये नहीं हो सकता कि x बिलोंग करे a में और x बिलोंग नहीं करे a में। इस बात का कोई लॉजिक नहीं है, तो इसको हटाओ। सिर्फ हमारे पास क्या बचा, x बिलोंग करेगा a में और x बिलोंग करेगा b में। और लगा हुआ तो बच्चा क्या लिख सकते हो, x बिलोंग करेगा a यूनियन b में। और आपने कहा था कि x बिलोंग कर रहा है इसमें और लास्ट में आप करे हो इसमें बिलोंग कर रहा है, तो आप बोल सकते हैं कि a यूनियन b माइनस ए क्या है, ये एक सबसेट है किसका भाई, a यूनियन b का। क्या ये बात क्लियर हो पा रही है भाई? ठीक है, देखो यहाँ पे छोटी छोटी बातों में तुम्हारे को और लगा हुआ लग रहा है, तो और के पास में ये वाली चीज़ मैं ले सकता हूँ कि x बिलोंग कर रहा है b में। ठीक है, या तो ये रहा होगा या फिर ये, और है ना, इधर से दो केस बन के आ रहे हैं, तो ये वाला पोर्शन दोनों के पास जा सकता है। ठीक है, ऐसे याद रखो इसको, ये वाला पोर्शन दोनों के पास जा सकता है। ठीक है, कन्फ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है, टेंशन मत लेना इस चीज़ को कि सर आपने यहाँ पे ऐसे कैसे लिखा। मैंने कहा और था, मैंने कहा x बिलोंग कर रहा है a में, x बिलोंग कर सकता है b में, या तो ऐसा रहा होगा या फिर x बिलोंग करेगा a में एंड x बिलोंग करेगा नॉट बिलोंग करेगा a में, मतलब x नॉट बिलोंग्स टू a। नाउ अब हमें क्या करना होगा, सर हमें पहले इसमें एलिमेंट लेना होगा, फिर हमें शो करना होगा इसमें भी है। ठीक है, यहाँ पे नहीं करता हूँ, नेक्स्ट स्लाइड पे करता हूँ। तो मैंने लेट किया कि y जो है ना वो बिलोंग कर रहा है a यूनियन b में। सर a यूनियन b में बिलोंग करने का मतलब क्या है, y बिलोंग करेगा a में और y बिलोंग करेगा b में। क्या बात समझ में आ रही है? हाँ सर। देखो सर ऐसा हो सकता है कि मैं यहाँ पे मान लूँ कि y बिलोंग नहीं करेगा a में, मान तो सकता हूँ, अज्यूम कर लेता हूँ मैं कि y बिलोंग नहीं करेगा a में। चलो नीचे वाली लाइन में लिख देता हूँ कि y बिलोंग करेगा a में, और अगर y बिलोंग करेगा b में तो एंड लगा के मैं लिख सकता हूँ कि y बिलोंग नहीं करेगा a में। अब मैं यहाँ पे दो केस बना दूंगा फिर से, क्या कि सर देखो y बिलोंग करेगा a में यूनियन y बिलोंग करेगा b में एंड y बिलोंग नहीं करेगा a में, इन दोनों बातों को एक जगह लिख लेता हूँ। तो मैं ऐसे लिखूंगा y बिलोंग्स टू a, और यहाँ पे मैं ब्रैकेट लगा के समझाता हूँ, y बिलोंग करेगा b में एंड y बिलोंग नहीं करेगा a में। आप बताओ क्या लिखोगे, y बिलोंग करेगा a में, और सर देखो ये वाली बात क्या होती है, ये वाली बात होती है बिलोंग्स टू b माइनस ए, होती है कि नहीं होती, और लगा हुआ है तो आप लिखेंगे y बिलोंग्स टू a यूनियन b माइनस ए। हाँ है ना? अरे सर ये तो यही हो गया ना, देखो ये वाला पार्ट बना दिया आपने, और हमें तो यही बनाना था इसलिए मैंने यहाँ पे एंड लिया था। ओके, नाउ y बिलोंग कर रहा था a यूनियन b में, और मैंने लास्ट में शो किया y बिलोंग कर रहा है a यूनियन b माइनस ए में। तो आप बोल सकते हैं कि a यूनियन b जो है वो क्या है, सबसेट है किसका, a यूनियन b माइनस ए का। अब देखो इस वाले फर्स्ट वाली इक्वेशन को देखो और इस सेकंड इक्वेशन को देखो, आपने आपस में इन दोनों को सबसेट शो कर दिया क्या? हाँ सर आपस में हमने इनको सबसेट शो कर दिया है। तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर या देन a यूनियन b माइनस ए क्या होगा, बराबर होगा किसके, a यूनियन b के।
कोई इसमें रटने वाली बात नहीं है, तरीका समझना है कि हमें लाना क्या है, उसके अकॉर्डिंग हम इसको शो करते हैं, लिखते जाते हैं, स्टेटमेंट्स लिखेंगे और क्वेश्चन हो जाएगा। अगर आपको ये बिलोंग्स टू वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है तो आप डायरेक्ट आइडेंटिटीज वाले पे जा सकते हैं, बट ये डिफिकल्ट नहीं है, इसको समझने की कोशिश जरूर करना। ओके, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 7, यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स। सेट की कुछ प्रॉपर्टीज होती है, उनको हमें यूज में लेना है और शो करना है। दो पार्ट्स हमारे को इस क्वेश्चन में गिवन है कि ए यूनियन विथ ए इंटरसेक्शन बी विल बी इक्वल टू ए, कि ए का यूनियन कराओ ए इंटरसेक्शन बी के साथ तो ए आएगा। फिर हमें कह रहा है कि ए का इंटरसेक्शन ए यूनियन बी के साथ करेंगे तब भी क्या आएगा, ए आएगा। ये हमें शो करना है किसकी हेल्प से, प्रॉपर्टीज की हेल्प से। तो यहाँ पे देखो हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज में ले सकते हैं, उसके हेल्प से भी हो सकता है, और बिलोंग्स टू के कॉन्सेप्ट से भी कर सकते हैं। देखो मैं बिलोंग्स टू के कॉन्सेप्ट से कराता हूँ, उसी के अंदर हम क्या यूज में ले लेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। क्वेश्चन नंबर 6 में मैंने प्रॉपर तरीके से तुम्हें समझाया है कि हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी लगा सकते हैं और बिलोंग्स टू वाले कॉन्सेप्ट से भी कर सकते हैं। तो देखो सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट पार्ट में मुझे कह रहा है कि ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर लाओ, ए के। देखो जब मुझे कोई दो चीज़ें बराबर लानी होती है तो दोनों को आपस में एक दूसरे का सबसेट दिखाना होता है, बेसिक बात है। तो मैंने सबसे पहले इस वाले पोर्शन को चुना और मैंने कहा कि लेट करता हूं कि x जो एक एलिमेंट है वो बिलोंग कर रहा है ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी के साथ। तो यहाँ पे क्या है, यूनियन है। तुम चाहो तो इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा सकते हो, नहीं लगाओगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। यूनियन बाहर है, अंदर इंटरसेक्शन है, लगा दो, आंसर तो आ ही जाएगा। बट नहीं, हम इसको लिख के दिखाएंगे भाई साहब, ऐसे कैसे आ जाएगा। सुनो तुम हमारी बात, क्या कि देखो यूनियन से पहले वाला एलिमेंट और यूनियन के बाद वाले एलिमेंट, यूनियन के पहले सेट होता है बाद में भी सेट होता है, तो इनके अंदर वो दोनों एलिमेंट होंगे ही होंगे। तो हम बोलेंगे या तो x ए में है और या फिर x आपका किस में है भाई साहब, ए इंटरसेक्शन बी में है, तभी वो इन दोनों के यूनियन में है। ध्यान से एक एक लाइन को समझो यार, मैं कह रहा हूँ यूनियन का मतलब क्या होता है। यूनियन का मतलब समझो पहले कि यूनियन का मतलब दोनों के एलिमेंट्स को लिखा जाना। हो सकता है x ए में हो सकता है x ए इंटरसेक्शन बी में हो, जिसकी वजह से वो किस में आ गया, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी की अंदर आ गया। अब देखो और क्या कहता है, इसमें है, ठीक है, और के इधर वाली बात पढ़ते हैं। ये कह रहा है कि x बिलोंग कर रहा है ए इंटरसेक्शन बी में। ये पूरा खोलने पे बता रहा है मेरे को कि इस बात का मतलब ये होगा कि x ए में है एंड x बी में है, तभी ये पॉसिबल हो सकता है। और इधर मुझे कह रहा है और x बिलोंग कर रहा है ए में। देखो एंड तो अलग ही बात करेगा कि ये तो कंपलसरी है, कंपलसरी। मैंने कहा इन दोनों से ये साफ साफ पता चल रहा है क्या कि x बिलोंग कर रहा है ए से। अरे इन दोनों बातों से साफ साफ पता चल रहा है क्या x बिलोंग कर रहा है ए से। हाँ सर। और ये भी मुझे क्या कह रहा है, x बिलोंग कर रहा है ए में। दोनों मुझे ये कह रहे हैं कि x ए में बिलोंग कर रहा है, तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि ओवरऑल x बिलोंग्स टू ए। भाई और का मतलब क्या है, इधर वाला पार्ट भी मेरे को कह रहा है भाई साहब x में ए में होना चाहिए, इधर भी कह रहा है x ए में होना चाहिए। एंड से मैं कंफर्म करवा रहा था कि भाई साहब ये एक पूरा स्टेटमेंट है, इसको आप स्प्लिट नहीं करेंगे, इसको कंप्लीट रखेंगे। एंड वाले को कभी भी स्प्लिट मत करना, और वाले को अंदर घुसा सकते हो। तो मैंने कहा देखो भाई x ए में है और ये कह रहा है x ए में एंड x बी में है, तो इससे पता चला मुझे कि x ए में तो है। अरे x ए में तो है ना, ये पता चला मुझे, और मुझे यही पता करना था कि क्या x ए में है। तो इसने कहा हाँ ओवरऑल x ए में है, और मैंने लेके चला था कि x इसमें है। इससे मुझे ये पता चला कि a यूनियन ए इंटरसेक्शन बी क्या है, सबसेट है ए का। क्या बात समझ में आई क्या, सबसेट कैसे पता चल गया, है ना। ऊपर हम लेके चले थे, नीचे वाले पे ले आए, तो नीचे वाले का सबसेट होगा। सिमिलरली मैं ऐसे बोल दूं कि y एलिमेंट बिलोंग कर रहा है ए में। अब मुझे इसको सबसेट दिखाना पड़ेगा बड़े वाले का। तो मैंने कहा देखो भाई y अगर ए में है, b का पता नहीं, क्या नहीं पता, b का तो पता नहीं, तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि y पक्का मिलेगा ए यूनियन b में। ये तो बोल सकता हूँ क्या। सो y ऑलवेज बी इन ए यूनियन बी। जब मैं a का यूनियन कराऊंगा b के साथ तो y तो मिलना ही मिलना है। क्या ये बात समझ में आ रही है क्या तुम्हारे को, कि अगर कोई एलिमेंट a सेट में है और मैं उस सेट का किसी दूसरे सेट के साथ यूनियन करवाऊंगा तो उसमें वो एलिमेंट जरूर मिलेगा। हाँ सर आप यूनियन क्यों लिख रहे हो, इंटरसेक्शन क्यों नहीं लिखा। मैंने कहा अभी बता देता हूँ। फिर मैंने कहा देखो भाई अगर y a में है और y a यूनियन b में है तो इन दोनों के इंटरसेक्शन में जरूर मिलेगा। देन हम ये भी लिख सकते हैं y बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। हाँ है ना। अच्छा सर ये तो आपने बड़े आसान तरीके से काम सलटा लिया। मैंने कहा हाँ यही करना था। मैंने कहा मेरे पास इंटरसेक्शन है और इंटरसेक्शन है और अंदर यूनियन है, तो मैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा सकता हूँ, जिससे मुझे क्या मिल जाएगा, ब्रैकेट के अंदर इंटरसेक्शन चाहिए वो मिल जाएगा। आपने कहा ठीक है सर लगा दो। तो बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कि अगर बाहर इंटरसेक्शन है और अंदर यूनियन है, तो आप ऐसा लिखो बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आप लिख सकते हैं y बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन ए यूनियन ए
इंटरसेक्शन बी। ओके, बाहर इंटरसेक्शन है, ये इसके साथ भी होगा और ये इंटरसेक्शन इसके साथ भी होगा और बीच में क्या लग जाएगा, यूनियन। ओके, अब तो याद आ गई होगी यार, पढ़ ली हमने 2-3 क्वेश्चनों में। नाउ देखो ए का इंटरसेक्शन ए के साथ करना क्या होता है भाई, वो तो ए ही होता है, यूनियन ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा। और क्या तुम्हें यही लाना था, देखो फर्स्ट पार्ट में देखो यही लाना है क्या, हाँ सर यही लाना है। तो देन वी कैन से देन ए विल बी सबसेट ऑफ ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। नाउ दिस इज माई इक्वेशन 1 एंड दिस इज माई इक्वेशन 2। कैन आई से कि ए इक्वल है किसके भाई साहब, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी के। यही तो समझाना था। देखो जब दो चीज़ें बराबर लानी होती है तो दोनों को आपस में सबसेट दिखाना होता है, उसके लिए हमें बस कलाकारी करनी है, वो हमने की है। ओके, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाई है, प्रॉपर्टीज़ की हेल्प ली है। क्लियर हुआ क्या? नेक्स्ट देखो इसका सेकंड पार्ट, हमें क्या करना है सेकंड पार्ट में, हमें शो करना है भाई ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी किसके बराबर आना चाहिए, ए के बराबर आना चाहिए। हमने कहा वापस से हमें क्या करना पड़ेगा, ऑब्वियसली शो करना पड़ेगा। तो हमने कहा लेट एक एलिमेंट लेते हैं x जो क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी में। हमने कहा यार डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी, ऐसे तो काम नहीं चलेगा क्योंकि इंटरसेक्शन है फिर ए यूनियन बी है, ए आना मुश्किल काम हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या लगा देते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा देते हैं। देखो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कब लगाना है ये समझ में आना चाहिए तुम्हारे को। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हम डायरेक्ट भी ओपन कर सकते थे, ठीक है ना, तो हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाया क्योंकि हमारे पास चीज़ें थोड़ी आसान करनी है अपने को। तो हमने कहा देखो इसका मतलब x बिलोंग किससे करेगा भाई, ए इंटरसेक्शन ए, फिर एक बार दोबारा ए का इंटरसेक्शन बी के साथ, और बीच में जो सिंबल है वो लगा दो यूनिवर्स। क्या है, यूनियन, यूनिवर्स नहीं बोला, यूनियन है। नाउ ए का इंटरसेक्शन एक सेट का उसी सेट के साथ इंटरसेक्शन कराना तो वही सेट आ जाना है, फिर यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। अब इसको खोल के लिख दो। सर इसको और इसको ऐसा कैसे लिखा आपने, मैंने कहा यही तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से पता चला अपने को, और हमें अब इस बात को समझाना बहुत आसान काम है। कैसे, रीज़न बताऊंगा, रुको अभी रुको। आप बोलेंगे देखो सर इस बात का मतलब ये है कि x बिलोंग करेगा a में और x बिलोंग करेगा a इंटरसेक्शन b में, और का मतलब है ये काम तो हो रहा है, इसमें से कौन सा हो रहा है वो बताओ। तो आपने कहा इसमें ये हो रहा है कि x बिलोंग करेगा a में एंड x बिलोंग करेगा b में, और यहाँ पे पता चला x बिलोंग करेगा a में। और देखो और क्या कहता है, और कहता है या तो ये काम करो या फिर ये पूरा काम करो, ठीक है। एंड कहता है दोनों काम करो, एंड क्या कहता है इससे पहले और इससे बाद वाला दोनों काम करो। और में हमें पता चला यार ये कह रहा है x a में है, और इसमें से भी पता चला ओवरऑल कि x a में है, तो हमें दोनों से पता चल गया कि x a में है, और हमें इसी बात से मतलब है कि क्या x a में है। तो हमें यहाँ से पता चला x a में है और यहाँ से भी पता चला x a में है। सर b को क्यों नहीं लिया, मैंने कहा b के अभी मतलब नहीं है मेरे को b से, तो यहाँ से ओवरऑल मुझे पता चल गया x किस में बचा, a में है। ओके, और का मतलब इसमें भी है इसमें भी है, ठीक है। एंड का मतलब ये याद रखना भाई कि दोनों में काम होना जरूरी है। नाउ आप बोल सकते हैं कि a जो है वो ये जो a इंटरसेक्शन a यूनियन b जो है ये क्या है, सबसेट है किसका, a का। ऊपर वाला नीचे वाले का सबसेट होता है, बात मैं बहुत बार पहले वाले क्वेश्चन से बताता आ रहा हूँ, कभी गलत मत लिख देना इसको कि नीचे वाला ऊपर वाले का सबसेट है। नहीं, तुम मान के चले हो ऊपर वाले में कोई एलिमेंट है, वो आ गया कि नीचे वाले में भी है, इसका मतलब नीचे वाला बड़ा हो सकता है, ठीक है ना। नाउ अब हम लेट करेंगे कि एक एलिमेंट लिया हमने y जो किस में बिलोंग कर रहा है भाई, a में। अब मैंने कहा यार सर b तो है ही नहीं, तो मैंने कहा ऐसा बोल सकते हो। सो हमेशा ऐसा होगा कि y का किसी भी के साथ भी यूनियन करा दो उसमें तो ज़रूर मिलेगा। कौन सा एलिमेंट, वही एलिमेंट जो ए सेट में है उसका किसी भी दूसरे सेट के साथ यूनियन कराओ उसमें ज़रूर मिलेगा। नाउ आप ये भी बोल सकते हैं कि y जो एलिमेंट है वो इन दोनों बातों से मैं बोल सकता हूँ कि इन दोनों के इंटरसेक्शन में अवेलेबल होगा, हाँ या ना, हाँ सर। देन y एलिमेंट विल बी अवेलेबल इन ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। और क्या तुम्हें यही लाना था, देखो सेकेंड वाले पार्ट में, हाँ सर यही लाना था। अब हमें तो ज़्यादा कलाकारी करनी नहीं पड़ी, तो हम बोल सकते हैं कि ए जो है वो सबसेट रहा है या सबसेट है ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी का, और हमें यही शो करना था कि ए क्या है, सबसेट है इस वाले पार्ट का, LHS वाले पार्ट का। नाउ बाय इक्वेशन 1 इसको 1 ले लो बच्चा, और इसको क्या ले लो, 2 ले लो। तो आप बोल सकते हैं बाय फर्स्ट एंड सेकंड हम ये बोल सकते हैं ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी किसके बराबर है भाई, ए के बराबर है, ठीक है। ओके, क्लियर है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 8, सो दैट ए इंटरसेक्शन बी बराबर है ए इंटरसेक्शन सी के, तो नीड नॉट इम्प्लाई बी इक्वल सी। तो हमें ये ज़रूरत नहीं है कि बी बराबर हो सी के, हमें ये शो करना है कि ए इंटरसेक्शन बी बराबर है ए इंटरसेक्शन सी के, जिसमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है।
ये हो या नहीं हो तब भी ये काम हो जाएगा, अगर इक्वल है तब भी ये काम होगा, इक्वल नहीं है तब भी ये काम होगा। तो हमने कहा देखो भाई एग्जाम्पल से करते हैं, फिर हम रूल लगाएंगे। रूल लगाना थोड़ा सा तुम्हें लगता भी होगा डिफिकल्ट है ना, बट आराम से समझना, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो एग्जाम्पल से करते हैं। सबसे पहले मैंने माना कि एक सेट ए ले लेता हूँ जिसकी वैल्यू 1 2 3 4 5 ले ली। अब मैं बी सेट को दिमाग लगा के सोचूंगा कि बी सेट ऐसा लेना है कि मैं ए इंटरसेक्शन बी करूँ तो कुछ कॉमन आए। तो मान लो मैंने लिया 3 4 और उसके बाद में एक एलिमेंट ले लिया 7, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब सी सेट में ले रहा हूँ तब मुझे ये भी सोचना है कि मैं ए इंटरसेक्शन सी करना हूँ तो मुझे कुछ कॉमन पार्ट आना चाहिए, बट वो किसके बराबर आना चाहिए, ए इंटरसेक्शन बी के। तो ए इंटरसेक्शन बी में 3 और 4 ही तो कॉमन आ रहे हैं, तो मैंने इसमें 3 4 डाल दिया, या तो मैं इतना छोड़ दूँ। तो इन दोनों बातों से क्या ये बात तुम्हारे को क्लियर हो रही है कि बी बराबर नहीं है सी के? अरे उसने ये तो कहा नहीं ज़रूरत है बी बराबर हो सी के। हाँ सर, या फिर तुम चाहो तो सी को कुछ और भी ले सकते हो, बस 3 4 के अलावा और नंबर लेने पड़ेंगे। मान लो तुमने ले लिया 9 और 8 और 6 भी ले लिया, चलो ये भी तुम्हारी मर्जी। तो इन दोनों केसेस में देख लो, इस वाले केस को कंसिडर कर लो चाहे इस केस को कंसिडर कर लो, ठीक है। अब यहाँ पे मैं तुम्हें कुछ और छोटी छोटी बातें बताऊंगा, वो भी थोड़ी ध्यान से सुन के जाना। तो ये बात एक बार मिटा लेते हैं, पर समझने के लिए मैंने डाला था, मैं इतना भी कर सकता हूँ। और ये लो तुम्हारा मन रखने के लिए मैंने आगे डाल दिया इसमें 9, ठीक है। नाउ मैंने क्या कहा कि ए इंटरसेक्शन बी क्या आ रहा है मेरा, वो आ रहा है 3,4 आ रहा है, क्या सबको पता चल रहा है? ओके। आपने कहा कि ए का इंटरसेक्शन अगर मैं सी के साथ कर रहा हूँ बच्चा, तो वो भी मेरा क्या आ रहा है, 3,4 आ रहा है। तो हम कहेंगे सिंस बी इज नॉट इक्वल्स टू सी बट ए इंटरसेक्शन बी बराबर आया मेरा ए इंटरसेक्शन सी के। और यही मुझे क्वेश्चन ने कहा था कि शो करो कि ए इंटरसेक्शन बी बराबर है ए इंटरसेक्शन सी के, चाहे बी बराबर नहीं हो सी के, या फिर बी बराबर हो सी के, ये जरूरी नहीं हो, ये पूछ रहा था। अब मैंने तुम्हें ये बात बता रहा हूँ कि आपने अभी तक के क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया, हम थोड़ी एक्स्ट्रा बातें कर रहे हैं। मैंने तुम्हें अभी तक एक बातें बताई कि दो सेट बराबर होने का मतलब क्या है। सर देखो, अगर आप ये बोल रहे हो कि बी सेट बराबर है सी सेट के, तो इस बात का दो मतलब निकल के आते हैं कि बी सबसेट है सी का और इसके साथ साथ सी भी सबसेट है बी का, ये दो बातें निकल के आती हैं। अब मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि बी सब इक्वल नहीं है सी के, तो इस बात का क्या मतलब है, यही है क्या कि बी सबसेट नहीं है सी का एंड सी भी सबसेट नहीं है बी का? ना बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर बी सेट बराबर नहीं है तो इसका ये भी मतलब हो सकता है कि बी सबसेट है सी का और सी जो है वो सबसेट नहीं है बी का। ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि सी क्या नहीं हो, सबसेट नहीं हो बी का। तुम चाहो तो इस केस में कंसिडर कर सकते हो, मैं तुम्हारे लिए एक सी कंसिडर लेट कर लेता हूँ यहाँ पे, जिसमें बी क्या है, सबसेट है सी का। ध्यान से देखना, मैंने सी लिया 3 4 7 9। इस चीज़ में आप ध्यान से देखो, इसको अगर आप कंसिडर करते हो तो आपको पता चलेगा कि बी सेट सबसेट है सी का, बट सी सेट सबसेट नहीं है बी का। देख पा रहे हो क्या? आंखें खोल के देखो। हाँ सर, मैंने कहा एक मैं ये केस भी लेता हूँ कि बी सेट सबसेट है सी का और सी सेट सबसेट नहीं है बी का। देखो मान लो मैंने सी सेट ले लिया और क्या लिया तुम्हारा, यही ले लो ना, यही, हाँ यही ले लो। चलो इसी केस में कंसिडर करके देख लो, चाहे जो तुम्हें गिवन है ना, सी क्या है तुम्हारा, सी तुमने मान लिया, मान लो 3 4 9। तो तुम यहाँ पे बोलोगे कि सर जो बी सेट है वो सबसेट नहीं है सी का और सी सेट भी क्या नहीं है बच्चा, सबसेट नहीं है बी का। देख लो चाहे आराम से, 3 4 9 बी में है क्या, वो 9 नहीं है सर, तो बी का सेट कैसे, सबसेट कैसे हो गया सी? अब मैं एक केस और बता देता हूँ, ऐसा भी तो हो सकता है कि बी सबसेट नहीं हो सी का बट सी सबसेट हो बी का। हाँ सर, ये भी तो हो सकता है। तो मैंने कहा इसका एग्जाम्पल भी देखो। क्या एग्जाम्पल? कलर दूसरा ले लेते हैं, कलर लेके समझाएंगे ना आराम से तसल्ली से। देखो मैंने माना कि बी सी का सबसेट नहीं हो, तो बी सी का सबसेट नहीं हो, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? सर देखो एक सी ले लो, बट ये ध्यान रखना सी सबसेट होना चाहिए बी का, तो 3 4 बस इतना ही ले लो। इससे आपको ये क्लियर हो पा रहा है कि बी जो है ना वो तो सबसेट नहीं है सी का, बट सी जो है ना वो सबसेट है बी का। तो मैंने तीनों केसेस तुम्हें एग्जाम्पल के साथ समझाए और तीनों केसेस में ये हो रहा है कि बी बराबर नहीं हो सी के, फिर भी ए इंटरसेक्शन बी बराबर आएगा ए इंटरसेक्शन सी के। क्या ये बात क्लियर हो पा रही है? ठीक है सर। अब मुझे अगर ये शो करना है, कैसे शो करेंगे वो देखो। क्या कि सर हम आर्बिट्री कांस्टेंट या आर्बिट्री एलिमेंट लेके हम इसको शो करना चाहते हैं कि बी बराबर सी के नहीं हो तब भी काम चल सकता है, हो या नहीं हो। तो मैंने कहा देखो, हम सबसे पहले लेट करेंगे कि एक एलिमेंट लिया मैंने x, वो बिलोंग कर रहा है b से।
क्योंकि मुझे बी और सी की बातें करनी है तो मैं बी और सी की बातें करूंगा। तो मैं यहाँ पे दो चीज़ें दिखा सकता हूँ कि बी सी का सबसेट है और बी सी का सबसेट नहीं है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। तो नाउ मैंने कहा अगर एक्स बी में है तो ये पॉसिबिलिटी है, देन ऐसा हो सकता है कि एक्स जो है वो ए में हो या फिर एक्स जो है वो बी ए में नहीं हो। अगर एक्स बी में है और एक्स ए में भी है, इस बात को मैं ऐसे लिखूंगा, एक्स अगर बी में भी है एंड एक्स अगर ए में भी है, या फिर ऐसा हो कि एक्स बी में हो बट और या एंड लगाऊंगा, कंफर्म करूंगा, एंड लगा के कंफर्म करूंगा कि ऐसा है कि एक्स अगर बी में है और एक्स ए में नहीं है। तो दो केसेस पॉसिबल है। इसको आप बोल सकते हैं कि एक्स जो है एंड लगा हुआ है तो एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी, और इससे आप बोल सकते हैं एक्स नॉट बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी। क्या ये बात तो बोल सकते हैं क्या? हाँ सर, ये बात तो हम बोल सकते हैं ना। अब मुझे एक बात बताओ, क्वेश्चन ने तुम्हें कहा है कि ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर है भाई? ए इंटरसेक्शन सी के बराबर है। हाँ सर, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैं इस ए इंटरसेक्शन बी की जगह क्या लिख सकता हूँ? एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन सी। यहाँ पे कई बच्चे ये बोल सकते हैं मेरे को कि सर ये तो शो करना है। मैंने कहा बच्चा ये शो नहीं करना, वो कह रहा है कि ये बराबर है, ये जरूरी नहीं है ये शो करो कि बी बराबर सी के हो या नहीं हो, तभी भी मेरा काम हो जाएगा, ये शो करना है, ठीक है। और मैं इधर क्या लिख सकता हूँ फिर? एक्स नॉट बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन सी, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी की जगह ए इंटरसेक्शन सी लिख सकता हूँ। अब मुझे एक बात बताओ, इस बात से क्या समझ में आता है तुम्हारे को? इस बात से सर हमारे को ये समझ में आता है कि एक्स है ना वो ए से बिलोंग करेगा एंड एक्स पक्का सी से भी बिलोंग करेगा, ठीक है। और इस बात से क्या समझ में आता है? देखो सर, इस बात से बहुत सारी बातें समझ में आती है, बट ओवरऑल मुझे जो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग समझनी है वो यही समझनी कि एक्स ए से बिलोंग नहीं कर रहा, ये तो मैं मान के चल रहा हूँ ऊपर से ही, एंड एक्स जो है वो सी से भी बिलोंग नहीं कर रहा, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो मैंने कहा देखो, और से पहले इन दोनों में से एक बात ले ले, पर पकड़ ले, क्या कि एक्स सी से बिलोंग कर रहा है, और यहाँ से मेरे को एक बात पकड़ में आ रही है कि या एक्स सी से बिलोंग नहीं कर रहा। वैसे तो सर ये पॉसिबल नहीं है कि एक ही केस में आप ये भी कह रहे हो कि एक्स सी में बिलोंग कर रहा है, एक्स सी में बिलोंग नहीं कर रहा, बट क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आपने दो केस बना दिए यहाँ पे। मैंने कहा अगर एक्स सी से बिलोंग कर रहा है और एक्स बी से बिलोंग कर रहा है तो आप बोल सकते हैं कि बी सेट जो है वो सबसेट है सी का, ये चलेगा, ये हो सकता है, ठीक है। मैंने कहा यहाँ पे भी ये डिपेंड करेगा कि एक्स बिलोंग नहीं कर रहा सी से, तो मतलब जो बी एक्स बी में था वो सी में नहीं है, तो आप बोलेंगे कि बी सेट सबसेट नहीं है सी का। हाँ सर, तो मैंने कहा यही बात शो करने के लिए कि इस क्वेश्चन में इस चीज़ से कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ रहा कि एक्स सी में होगा या एक्स सी में नहीं होगा। भाई देखो, वैसे दोनों बातें गलत एक साथ नहीं हो सकती ना, तो यही हमें शो करना है कि ये बात हो ही नहीं सकती। अब आपने कहा सर ऐसे कैसे, अभी तो कहाँ जा रहे हो आप, सी को भी सबसेट हो बी और बी का नहीं, ये भी तो दिखाओ। हाँ, मैंने कहा मैंने ये तो कहा बी अगर बराबर नहीं है सी के तो दो केसेस हो सकते हैं ना, क्या तीन केसेस हो सकते हैं क्या, कि सर बी सबसेट हो सी का और सी सबसेट नहीं हो बी का। अरे अभी तो लिख के दिखाया था, ये रहा, रुको यहाँ पे क्यों लिखवा रहे हो मेरे से, अभी लिखा है ना मैंने, ये रहा, देखो ध्यान से, ये सारे केस तीन, 1 2 3, यही तो दिखा रहा हूँ मैं तुम्हें करके। नाउ मैं एक काम करता हूँ, दोबारा से लेट करता हूँ कि मान लो एक्स कोई एलिमेंट, एक्स तो ले लिया सर, वाई ले लो। अब मैंने कहा वाई कोई एलिमेंट है वो बिलोंग कर रहा है सी से, तो आप बोलेंगे देन ऐसा पॉसिबिलिटी है क्या सर कि वाई बिलोंग करे ए में और वाई नहीं बिलोंग करे ए में? मैंने कहा जरूर पॉसिबिलिटी है भाई ऐसी। तो मैंने कहा सी के साथ ये केस बन सकता है क्या कि वाई बिलोंग करे सी में एंड वाई बिलोंग करे ए में, ओके, और वाई बिलोंग करे सी में एंड वाई नहीं बिलोंग करे ए में, ये भी हो सकता है। हाँ ये हो सकते हैं, दो केस हो सकते हैं, ये वाला एक कंप्लीट केस और ये वाला एक कंप्लीट केस और लगाया है शायद, ठीक है। मैंने कहा था देखो वाई बिलोंग कर रहा है सी में एंड वाई बिलोंग कर रहा है ए में, इस बात को आप ऐसा लिख सकते हैं कि वाई बिलोंग करेगा सी इंटरसेक्शन ए में या ए इंटरसेक्शन सी में। हाँ सर, और यहाँ से आप और लगा के ये लिख सकते हैं, इसका मतलब ये है कि वाई जो है ना वो कभी बिलोंग नहीं करेगा किससे, सी इंटरसेक्शन ए से या फिर ए इंटरसेक्शन सी से। क्यों? क्योंकि वाई ए में नहीं है, सी में है। अगर इनका इंटरसेक्शन करेंगे तो उसमें आएगा कैसे? आ ही नहीं सकता ना। अब मैं क्वेश्चन की हेल्प लेता हूँ क्योंकि मुझे बी सेट की रिक्वायरमेंट है, तो मैं यहाँ से बोलूँगा कि वाई बिलोंग करेगा ए इंटरसेक्शन बी में, अगर आप ये कह रहे हो तो क्वेश्चन मुझे कह रहा है। दूसरी बात, इससे मुझे पता चला कि वाई बिलोंग नहीं करेगा फिर ए इंटरसेक्शन बी में। आपने कहा देखो सर ये बात घुमा फिरा के लिख रहे हो, वाई बिलोंग करेगा ए इंटरसेक्शन बी का मतलब है वाई ए में तो है एंड वाई बी में भी है, और या फिर ऐसा हो रहा होगा कि वाई ना तो ए में है एंड ना ही बी में है। ये मैंने माना है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे तो और भी केस पॉसिबल है। तो यहाँ से ओवरऑल पता चल रहा है कि वाई बी में नहीं है, हाँ, और यहाँ से पता चल रहा है वाई बी में नहीं है।
भाई यहाँ पे पता चल रहा है वाई बी में है और यहाँ पे क्या पता चल रहा है वाई बी में नहीं है। तो यहाँ से अगर वाई बी में है और वाई सी से चला था तो आप बोल सकते हैं कि सी जो सेट है वो सबसेट है किसका भाई बी का। और यहाँ पे बोल सकते हैं सी क्या है सबसेट नहीं है बी का। तो हमने कहा देखो भाई ये पूरे क्वेश्चन को अगर हम सोल्व करने बैठे ऐसे तो हमारे को ये समझ में आ रहा है कि बी और सी सबसेट भी हो सकते हैं नहीं भी हो सकते, सी और बी आपस में सबसेट हो सकते हैं नहीं भी हो सकते। तो ओवरऑल हमें पता चल गया कि अगर हमारे को ए इंटरसेक्शन बी क्या है बराबर दिखाना है ए इंटरसेक्शन सी के, तो कोई ज़रूरत नहीं है, नीड नॉट इम्प्लाई कि इसकी कोई रिक्वायरमेंट या ज़रूरत नहीं है कि बी बराबर हो सी के ही। ये हमने इन 4 केसेस से शो कर दिया इसको। तो ये तो इस क्वेश्चन का प्रॉपर वे हो गया है जिससे हमारे टीचर नंबर काट ही नहीं सकते। बट क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा है कि आप इसको एग्जाम्पल से भी नहीं कर सकते, तो आप इसको एग्जाम्पल से भी सोल्व कर सकते हो। तो कैसा लगा सॉल्यूशन कमेंट करके बताइए। और ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 9, लेट ए एंड बी सेट्स, मतलब 2 सेट्स है आपके पास। इफ ए इंटरसेक्शन एक्स क्या है बी इंटरसेक्शन एक्स के बराबर है और दोनों फाई के बराबर है, मतलब ए का इंटरसेक्शन एक्स के साथ कराया और बी का इंटरसेक्शन भी एक्स के साथ कराया तो फाई आया। एंड ए यूनियन एक्स किसके बराबर है बी यूनियन एक्स के। फॉर सम सेट एक्स, किसी सेट एक्स की बात अगर यहाँ पे चल रही हो उसके साथ, तो शो करके दिखाइए कि ए बराबर है बी के। तो देखो इसको भी हम 2 तरीके से करेंगे। पहली बात तो देखो बुक ने जो हिंट दी है उसके थ्रू भी कर सकते हैं। हिंट में क्या कह रहा है कि ए सेट को आप ये लिख सकते हैं, बी सेट को आप ये लिख सकते हैं। मैंने कहा अभी बताते हैं कैसे लिख सकते हैं, क्यों लिख सकते हैं। बट उससे पहले हम अपने जो नॉर्मल प्रोसेस है आर्बिट्री एलिमेंट लेते हैं उसके थ्रू हम करेंगे। कैसे करेंगे देखो भाई, सबसे पहले आपने कहा ए सेट और बी सेट की आप बात कर रहे हैं और ए सेट को बी सेट के बराबर दिखाना है। मतलब क्या है, हमें ये दिखाना है कि ए बी का सबसेट है और बी किसका सबसेट है ए का। तब हमारा काम हो जाएगा, हम ओवरऑल लास्ट में बोल सकते हैं। तो हमने कहा ठीक है कैसे करें। आपने कहा लेट कर लो कि एक एलिमेंट ले लो x जो बिलोंग कर रहा है ए सेट से। तो इसका मतलब ये तो पक्का है कि इस ए सेट का किसी के साथ यूनियन कराओगे उसमें x एलिमेंट तो प्रेजेंट रहेगा। मतलब x एलिमेंट जो है वो a का यूनियन x के साथ करोगे तो उसके साथ प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, हम ये इंटरसेक्शन में नहीं लिख सकते हैं, यूनियन में लिख सकते हैं। नाउ मुझे क्वेश्चन कह रहा है कि a यूनियन x किसके बराबर है भाई, b यूनियन x के बराबर है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन A यूनियन x किसके बराबर है भाई, B यूनियन x के। तो आप बच्चा ये लिख सकते हैं कि x है ना वो बिलोंग करेगा B यूनियन x के साथ। और यूनियन का मतलब क्या होता है कि x बिलोंग करेगा B में और x बिलोंग करेगा x में, कैपिटल X में। कैपिटल X यहाँ पे सेट है, स्मॉल x यहाँ पे तुम्हारा एक एलिमेंट है। नाउ अगर x B में बिलोंग कर रहा है और x हम लेके चले थे A में बिलोंग कर रहा है, तो आप बोल सकते हैं कि A क्या है सबसेट है B का। और यहाँ पे क्या करें, मैंने कहा देख मेरे को पता है कि x है ना वो कैपिटल X में है और ये भी पता है, सिंस ये भी पता है कि x जो है वो बिलोंग कर रहा है A में, तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि x जो है वो बिलोंग करेगा A इंटरसेक्शन x में, क्योंकि वो दोनों में है। क्या ये बात समझ में आ रही है, यहाँ पे दोनों में, ये लेट किया था ना अपन ने ऊपर अभी, उसके बेसिस पे बोल पा रहे हैं। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन A इंटरसेक्शन x क्या है फाई है। तो ये तो बात ही अलग कर रहा है कि x बिलोंग कर रहा है फाई से, जिसका कोई लॉजिक नहीं है यहाँ पे। तो हमने कहा इस बात का तो कोई लॉजिक है नहीं, ये वाली बात हमारे काम की है जिसको हम इक्वेशन 1 रिप्रेजेंट कर देते हैं। क्लियर हुआ। नाउ सिमिलरली देखो आपने a को b का सबसेट दिखा दिया, अब b को क्या कर दो a का सबसेट दिखाओ। तो आप लेट करेंगे अगेन कि एक एलिमेंट है y जो बिलोंग कर रहा है b से। देन आप ये बोल सकते हैं क्योंकि x सेट के साथ हमें बातें करनी है, तो आप बोलेंगे y जो पक्का बिलोंग करेगा b यूनियन x के साथ, क्योंकि यूनियन कराओ तो b का एलिमेंट तो उसमें आएगा ही आएगा, कुछ नहीं कर सकते आप। नाउ अगेन आपने कहा क्वेश्चन की हेल्प लेता हूं मैं। क्वेश्चन कह रहा है कि B यूनियन x किसके बराबर है भाई, A यूनियन x के बराबर है। क्वेश्चन कह रहा है तुम्हारे को, ये कह रहा A यूनियन x किसके बराबर है, B यूनियन x के। तो आप बोल सकते हैं कि पक्का y, देयरफॉर y जो है वो बिलोंग करेगा किससे भाई, A यूनियन x से। अगेन यूनियन है तो आप बोलेंगे y बिलोंग करेगा A से और y बिलोंग करेगा x से। आपने कहा देखो y बिलोंग करेगा A से, इस बात का मतलब है कि B जो है वो सबसेट है A का। ये ध्यान से सुनना, ऊपर वाला नीचे वाले का सबसेट होगा, जिसको आप इक्वेशन नंबर 2 बोल सकते हैं। और इधर वाली बात को ध्यान से देखो, y बिलोंग कर रहा है x से, और सिंस हमें पता है सर कि y बिलोंग कर रहा है b से। कहाँ से पता है, हमने लेट कर रखा है, अज्यूम कर रखा है। तो हम ये बोल सकते हैं कि y है ना जो बिलोंग करेगा b इंटरसेक्शन x से, क्योंकि वो दोनों सेट में है तो इसका मतलब वो उनके इंटरसेक्शन में भी प्रेजेंट होगा। तो हमने कहा b इंटरसेक्शन x से। बट सर क्वेश्चन तो हमें कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ने हमें कहा है कि b इंटरसेक्शन x फाई आ रहा है।
तो इसका मतलब ये हुआ कि y बिलोंग कर रहा है फाई से, जिस बात का कोई लॉजिक नहीं है, हम इसको एक बार मान के नहीं चलेंगे। तो हमारा कहने का मतलब है बाय इक्वेशन 1 और 2 हम ये बोल सकते हैं कि बाय फर्स्ट एंड सेकंड यू कैन से कि अगर ए बी का सबसेट है और बी ए का सबसेट है तो दोनों सेट आपस में बराबर है, ये तो बोल सकते हो आप। यस, और यही हमें शो करना था। इन दो बातों से हमारे को कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ा, क्योंकि और लगा हुआ था, कंपलसरी नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो कंपलसरी नहीं है तो इसका ज़्यादा लॉजिक भी नहीं बैठ रहा है। फिर हमने कहा यार ये हिंट दिए सर, इसने इसका क्या करें। मैंने कहा जरूर, देखो आपके पास एक सेट ए है, ध्यान से सुनना, उसका यूनियन करा दिया आपने किसी दूसरे सेट के साथ। ठीक है, नाउ अब आपने इस कंप्लीट चीज़ का इंटरसेक्शन करा दिया इस पहले वाले सेट के साथ, तो क्या आंसर आएगा। देखो सर, इन दोनों में क्या है, इन दोनों में ए के एलिमेंट तो हैं, हाँ है, और इसमें ए के एलिमेंट है, तो कॉमन कौन से आएंगे, ओवरऑल ए के एलिमेंट ही कॉमन आएंगे। तो इस बेसिस पे ये बात लिखी हुई है। क्या ये बात क्लियर हो पा रही है भाई। मैं एक बात मान लेता हूँ कि ए सेट तुम्हारा 1 2 है और एक्स जो सेट है तुम्हारा वो सेट है 3 4। ठीक है, आपने ए का यूनियन एक्स के साथ किया तो आपका आंसर आया 1 2 3 4। ओके, नाउ आप ए का इंटरसेक्शन कर लो भाई, ए यूनियन एक्स के साथ। ए क्या है तुम्हारा, ए हमारा है 1 2, इसका इंटरसेक्शन किसके साथ करेंगे, 1 2 3 4 के साथ। तो क्या आएगा, जो कॉमन है वही आएगा, क्या आ रहा है 1 2 आ रहा है। तो इसको क्या मैं ये बोल सकता हूँ, हाँ। तो मैंने एग्जाम्पल से भी समझाया, नॉर्मली भी तुम्हें समझ में आना चाहिए थी, ठीक है ना। अब तुम लास्ट एक्सरसाइज के लास्ट कुछ क्वेश्चनों में बचे हुए और तब भी तुम्हारे कोई बात अगर बिना बोले समझ में, बिना लिखे समझ में नहीं आ रही, तो इसका मतलब थोड़ी सी दिक्कत है, समझने की कोशिश करो। सिमिलरली बी सेट के लिए मैं लिख सकता हूँ कि बी यूनियन एक्स का अगर मैं इंटरसेक्शन करूँ बी सेट के साथ, तो इन दोनों में बी सेट के एलिमेंट ही कॉमन होंगे, तो आ सकता है। तो इसने कहा इस चीज़ को हेल्प लो आप। मैंने कहा देखो सॉल्यूशन में हम कहेंगे सिंस ए सेट को मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ए इंटरसेक्शन ए यूनियन एक्स, कोई दिक्कत नहीं है किसी को। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए यूनियन एक्स जो है वो किसके बराबर है, बी यूनियन एक्स के बराबर है। तो लिख दो भाई, देयरफॉर हम ए को क्या लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन एक्स। नाउ बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हम इसकी हेल्प लेंगे यहाँ पे। ऑब्वियसली लग रहा है ना, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा सकते हैं। अंदर क्या है, अंदर यूनियन है, बाहर इंटरसेक्शन है, तो इंटरसेक्शन दोनों के पास जाएगा। ए का इंटरसेक्शन बी के साथ भी होगा और ए का इंटरसेक्शन एक्स के साथ भी होगा और बीच में दोनों का हो जाएगा यूनियन। क्या ये बात अब तो क्लियर हो पा रही है। ठीक है, नाउ देखो सर ए इंटरसेक्शन एक्स क्वेश्चन ने कहा है वो फाई है, क्या है बच्चा वो फाई। तो सिंस ए इंटरसेक्शन एक्स की वैल्यू फाई है, तो मैं यहाँ पे ए सेट है मेरा, इस ए सेट को मैं क्या लिख सकता हूँ फिर मैं, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन फाई। और फाई क्या है, एम्प्टी सेट है, फाई का मतलब तो एम्प्टी होता है ना, तो एम्प्टी सेट का किसी के साथ भी यूनियन कराओ तो वही आने वाला है। तो आप लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी। अब जिसको ये रूल नहीं पता तो वो यहाँ पे ऐसा भी लिख सकता है भाई, ध्यान से सुनो, वो यहाँ पे लिख सकता है कि ए का यूनियन अगर फाई के साथ कराएंगे तो ए सेट आएगा। और ये भी साथ में ध्यान रख लो कि ए का अगर आप इंटरसेक्शन करा देते ना फाई के साथ तो फाई आता। इतनी पावर भी है फाई के अंदर, कभी तुम फाई को हल्के में ले रहे हो। चलो सर ये पार्ट तो हुआ कि हमने कहा कि ए सेट को क्या रिप्रेजेंट कर दिया हमने, ए इंटरसेक्शन बी कर दिया। नाउ हम ये बोल सकते हैं कि सिंस बी सेट को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ बी इंटरसेक्शन बी यूनियन एक्स के साथ, कोई दिक्कत नहीं है। सिंस बी यूनियन एक्स है ना, वो क्या है हमारा, वो है हमारा ए यूनियन एक्स। कहाँ से पता चला, मैंने कहा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो देयरफॉर, और यहाँ पे 2 बार सिंस नहीं लगा सकते आप, एक बार ही लगा सकते हैं, ठीक है ना। नाउ आप लिखेंगे कि b की वैल्यू क्या लिख सकता हूँ मैं, b इंटरसेक्शन a यूनियन x। तो वापस से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दूँ, ठीक है। तो बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, अगर हम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाते हैं, बाहर इंटरसेक्शन है, अंदर क्या है, यूनियन है, तो इसको बोल सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। तो आप यहाँ पे लिखेंगे b का इंटरसेक्शन a के साथ भी होगा, b का इंटरसेक्शन x के साथ भी होगा, बीच में हो जाएगा यूनियन। और भाई साहब दोबारा देखो, b इंटरसेक्शन x क्या आ रहा है, फाई आ रहा है। कहाँ से पता चल रहा है मेरे को, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिख सकते हो यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो आप यहाँ पे फिर लिखेंगे कि b इंटरसेक्शन a यूनियन फाई। अब तो तुम बता सकते हो क्या मैं b सेट को ओनली b इंटरसेक्शन a लिख सकता हूँ, हाँ सर। और b इंटरसेक्शन a को a इंटरसेक्शन b भी लिखने में कोई तकलीफ तो नहीं होगी भाई, दोनों को करना तो इंटरसेक्शन ही है ना। तो यहाँ पे रिक्वायरमेंट तो नहीं ना पहले कौन सा लिखा है बाद में कौन सा लिखा है, ठीक है। मतलब ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो कर रहे हैं। नाउ बाय फर्स्ट एंड सेकंड आप ध्यान से देखो, क्या आपको लग रहा है कि a बराबर है b के,
हाँ सर ये बराबर है बी के, तो ये भी हम कर सकते हैं। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का प्रूफ हो गया है। मैंने तुम्हें 2 तरीके से कराया, बहुत सारे क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में मैंने तुम्हें 2 तरीके से करवाए हैं। तो ये था बच्चा आपका क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड सेट्स ए बी एंड सी। हमें ढूंढने हैं 3 सेट ए बी और सी सच दैट कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी एंड ए इंटरसेक्शन सी आर नॉन एम्प्टी सेट। मतलब अगर आप ए का इंटरसेक्शन बी के साथ करवा रहे हैं, बी का इंटरसेक्शन सी के साथ करवा रहे हैं और ए का इंटरसेक्शन सी के साथ करवा रहे हैं, तो ये फाई के इक्वल नहीं आ रहे। मतलब कोई खाली नहीं आ रहे, कुछ ना कुछ तो कॉमन आ रहा है, ठीक है, कुछ तो वैल्यूज आ रही हैं। बट ए का इंटरसेक्शन बी का और सी का, तीनों का अगर आप आपस में इंटरसेक्शन करवा रहे हैं तो वो फाई आ रहा है, ठीक है। तो इसको अगर मैं वेन डायग्राम से तुम्हें थोड़े से समझाऊं, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं समझाऊंगा, टेंशन मत लो, कि देखो सर अगर ये हमारा यूनिवर्सल सेट है, ठीक है, इस यूनिवर्सल सेट में अगर ये हमारा सेट ए है, ये क्या है हमारा सेट ए, ये अगर हमारा सेट बी है, ध्यान से देखना, और ये हमारा सेट सी है, ओनली सेट सी। देखो सेट सी जो है ना वो बी में भी है और ए में भी है, बट इनके कॉमन पोर्शन में नहीं है, नीचे नीचे ही है। कई बार तुमने डायग्राम्स देखे होंगे तो वो डायग्राम्स तुम्हें ऐसे दिखे होंगे, ध्यान से देखना, ये सेट ए है, ये सेट बी है और ये सेट सी है, ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो ये वाला जो पोर्शन है ये तीनों में कॉमन है, बट यहाँ पे वो पोर्शन हमने रखा ही नहीं। मतलब ए और सी में कुछ कॉमन है, बी और सी में कुछ कॉमन है, ए और बी में कुछ कॉमन है, बट तीनों में कुछ कॉमन नहीं है। क्या ये डायग्राम समझ में आ रहा है भाई? अरे कोई ऐसा तो नहीं है जिसको डायग्राम समझ में नहीं आया? जिसको समझ में आया एक बार कमेंट करके बताए मुझे। ओके नाउ अब हमें ऐसे कुछ नंबर सोचने हैं। मान लो तुमने लेट किया कि ए सेट ले लेता हूँ सर मैं 1 2 3 4 5 6, बड़े बड़े ले लेते हैं आराम से। बी सेट ऐसा ले रहा हूँ कि जिसका इंटरसेक्शन ए के साथ करवाऊँ तो कुछ कॉमन आए। मान लो मैंने कहा 1 आ गया, फिर 2 नंबर और ले लिए मैंने 7 और 8। अब थोड़ा सा छोटा ले लेता हूँ। फिर मैंने कहा सी सेट मैं ऐसा ले रहा हूँ कि जिसका, देख ध्यान से देखना, ए का इंटरसेक्शन बी के साथ क्या कॉमन आ रहा है कुछ। देखो यहाँ पे लिख देता हूँ कि ए का इंटरसेक्शन अगर मैं बी के साथ कर रहा हूँ तो उसमें एक एलिमेंट कॉमन आया 1। अब अगर मैं बी का इंटरसेक्शन सी के साथ कराऊँ तो कुछ कॉमन आना चाहिए, और ए का इंटरसेक्शन सी के साथ करवाऊँ तब भी कुछ कॉमन आना चाहिए। मैंने कहा ए से तो मैं 2 उठा के ले आया, और बी से क्या लेके आ गया मैं 7 लेके आ गया, और एक एलिमेंट मैंने नया डाल दिया 9। तो मैंने कहा अगर मैं बी का इंटरसेक्शन सी के साथ करूँगा तो क्या कॉमन आएगा? सर बी का इंटरसेक्शन सी के साथ करोगे तो 7 कॉमन आएगा, ठीक है। अगर मैं ए का इंटरसेक्शन सी के साथ करूँगा तो क्या कॉमन आएगा? तो आपने कहा 2 कॉमन आ रहा है क्या? देखो 2 सेम है। बट अगर मैं ए का इंटरसेक्शन बी का इंटरसेक्शन और सी का इंटरसेक्शन करवा रहा हूँ तो कुछ कॉमन आ रहा है क्या? सर इन तीनों में तो कुछ भी चीज़ कॉमन नहीं है, तो दैट विल बी 5। क्या बात समझ में आई? हाँ या ना बोलो? हाँ सर समझ में आई। अब तुम चाहो तो इसके लिए और भी एग्जाम्पल सोच सकते हो, तुम्हारा मन करे उतने एग्जाम्पल सोचो, अच्छे तरीके से लिखो। तो ये हमने कहा फाइंड सेट्स, वो सेट्स ढूंढिए ए बी सी जो ऐसा बिहेव करते हो। मैंने इसका वेन डायग्राम भी बनाया, यहाँ पे आप 1 लिख सकते हो ए इंटरसेक्शन बी में, बी इंटरसेक्शन सी में यहाँ पे 7, यहाँ पे कुछ लिखा नहीं जा रहा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 7, ठीक है। और ए इंटरसेक्शन सी यहाँ पे तुम लिख सकते हो बच्चा 2। क्लियर है क्या सबको? ये थोड़ा सा वेन डायग्राम भी समझने की कोशिश करना। इंटरसेक्शन इन तीनों के बीच में कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है। इसी के साथ तुम्हारा चैप्टर 1 की मिसलेनियस एक्सरसाइज खत्म होती है, चैप्टर 1 खत्म होता है। कैसा लगा कमेंट करके बताएं, और बाकी चैप्टर्स अगर तुम्हें क्लास 11th के समझने हैं एनसीईआरटी के या देखने हैं वीडियोस, तो प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पे, प्रॉपर तरीके से समझाए हुए, पढ़िए, चैनल को कर ले सब्सक्राइब, अपने दोस्तों के साथ करें शेयर। थैंक यू।